तो यार आज के पॉडकास्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे कैसे राजस्थान रॉयल्स ने अपना तीसरा लगातार मैच हारा है अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कर दिया है टॉप 2 की रेस को इस मैच ने, क्योंकि अब राजस्थान जेन्युइनली जेपर्डी में लग रही है। फिर मूव ऑन करेंगे कैसे आरसीबी ने 5 मैच लगातार जीते हैं और उनका जो लेटेस्ट विक्टिम रहे हैं इस बार वो रही है दिल्ली कैपिटल्स, जो कि आई थिंक बॉर्डर लाइन शायद वर्चुअली बाहर ही हो चुकी है, क्योंकि जो मार्जिन रहा है ना डिफीट का आरसीबी से, दैट हैज टर्न द टेबल्स कंप्लीटली एंड हु नो शायद आरसीबी के पास एक आउटसाइड चांस भी हो, उसको ही ब्रेक डाउन करेंगे अच्छे से। फिर 2 मैचेस का प्रीव्यू करना है हमें। सबसे पहले आज जो मैच होने वाला है जीटी वर्सेस केकेआर, इस मैच को एकदम डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। प्रेडिक्शंस, प्लेइंग 11s की बैटल्स, पिच कैसी होने वाली है, सब डिस्कस करेंगे। एंड द सेम अप्लाइज टू द नेक्स्ट गेम विच इज राजस्थान रॉयल्स वर्सेस पंजाब किंग्स। ये भी वंस अगेन बहुत क्रूशियल मैच होने वाला है, नॉट सो मच फॉर पंजाब बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग टू प्ले फॉर, बट राजस्थान रॉयल्स के लिए टॉप 2 में अगर उन्हें आना है तो बहुत ज़्यादा क्रूशियल मैच होने वाला है। तो भाई लास्ट वीक ऑफ आईपीएल इज ऑफिशियली बिगनिंग, लेट्स बिगिन दिस पॉडकास्ट एज वेल। तो स्टार्ट करेंगे ऑफ कोर्स चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के मैच से। ये मैच आई थिंक ऑफ कोर्स चेन्नई के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बिकॉज वो लोग थोड़े से भी एक डाइसी स्पेस में थे। अगर ये मैच हार जाते तो शायद क्वालिफाई करने के भी लाले पड़ जाते। उस मामले में राजस्थान रॉयल्स वर मच बेटर ऑफ, बट उनको टॉप 2 की रेस में बने रहने के लिए भी ये मैच जीतना ज़रूरी था। एंड सो स्टेक्स दोनों ही टीम्स के लिए काफ़ी हाई थे। इनफैक्ट राजस्थान रॉयल्स पिछले 2 मैचेस लगातार हारते हुए आ रही थी, तो वो जो चोकर वाले टैग्स है ना राजस्थान रॉयल्स के साथ, वो काइंड ऑफ दोबारा आने शुरू हो गए। एंड इस मैच की जो पिच थी, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी बिकॉज वंस अगेन अ क्रिटिकल मैच। एंड चेन्नई ने क्या करा, एक स्लो विकेट बना के दी फिर से। पिच अगर आप देखोगे ना, पहली नज़र से पिच का जो कलर था पिच का, दैट डार्क ब्राउनिश टिंज, कुछ जहाँ पे वो डार्क ब्लैक मतलब ऑलमोस्ट ब्लैक कलर के पैचेस भी थे वहाँ पे, इट क्लियरली मेंट कि बॉल टर्न होने वाली है, बॉल फंस के आने वाली है, स्लो होगी। प्लस इतनी ज़्यादा धूप निकली हुई है चेन्नई में कि वो ड्राई कर देती है पिच को एकदम ही, तो स्पिनर्स वैसे भी प्ले में आ ही जाते हैं। एंड सो देवर नो सरप्राइजेस अबाउट द पिच कि वो कैसे प्ले आउट करने वाली है। बट वॉट वॉज सरप्राइजिंग टू मी वॉज कि संजू सैमसन ने टॉस जीत के बैटिंग का डिसीजन क्यों लिया। सिर्फ एक ही डिसीजन मुझे एक ही लॉजिक समझ में आ रहा है इस डिसीजन के पीछे, वो है कि इस गर्मी में अपने प्लेयर्स को ड्रेन आउट नहीं करना चाहिए। बट आई एम नॉट श्योर इफ दिस मेक्स सेंस बिकॉज आपको ऐसी विकेट पे जहाँ पे आपको पता है कि शाम के टाइम पे थोड़ी हवा भी चिल हो जाएगी, पिच थोड़ी सी कूल आउट हो जाएगी, बैटिंग बेटर हो जाएगी, करना आसान हो जाएगा विकेट खेलने के लिए, आप वहाँ पे क्यों दूसरी टीम को एडवांटेज दोगे पहले बैटिंग करके? मेरे को समझ भी नहीं आई बात, जस्ट बिकॉज योर फील्डर्स डोंट फील द हीट, सिर्फ इस सीजन की वजह से। तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं संजू सैमसन ने टॉस जीत के गलत डिसीजन लिया। इन माई ओपिनियन टॉस जीत के चेज ही करना चाहिए था। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऋतुराज गायकवाड़ इतना डिसअपॉइंटेड लग भी नहीं रहा था, इफ़ यू नोटिस। शायद इसके पीछे यही डिसीजन हो सकता है, यही रीज़न हो सकता है टॉस हारने के बावजूद ना दुखी होने का। बट अगर हम लाइनअप्स की बातें करें, थोड़े इंटरेस्टिंग चेंजेस थे। सबसे पहले चेन्नई के साथ शुरू करते हैं। रहाणे को फाइनली इन लोगों ने निकाला, सो ऋतुराज गायकवाड़ एंड सचिन रविंद्रा वुड बी ओपनिंग। डैरेन मिचेल एट नंबर 3, उसके बाद मोइन अली आते हैं, शिवम दुबे आते हैं, जडेजा, एमएस धोनी ऑफ कोर्स, शार्दुल ठाकुर, थीक्षाना वापस आ रहे थे सैंडनर की जगह पे। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग डिसीजन था बिकॉज सैंडनर ने ऑल द बॉलिंग ठीक करी है, बट सैंडनर ने कुछ गलत तो करा नहीं था। सेकेंडली थीक्षाना ने जो फील्डिंग करी है वो तो मतलब माशाल्लाह ही है पूरी, सबको पता ही है, और वो हर साल का कहानी है। वो एक बहुत ही लड्डू कैच छोड़ा भी था उन लोगों ने रियान पराग का। तो मुझे समझ में नहीं आया कि सैंडनर को क्यों नहीं खिलाया गया, व्हाट हैज़ ही डन रॉन्ग एग्जैक्टली। प्लस ही ऑफर्स मोर विद द बैट एज वेल। आई थिंक चेन्नई शायद वहाँ पे ट्राई कर सकते थे उसको खिलाने का। प्रॉब्ली लेफ्ट हैंड राइट हैंड बैट्समैन दोनों को टारगेट करने के लिए एक जडेजा के नाम पे एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर और थीक्षाना के नाम पे एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर रखना चाहा होगा। दैट कुड बी द ओनली पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। सिमरजीत सिंह ऑफ कोर्स द मैन ऑफ द मैच, और देश पांडे, ये दोनों भी टीम में थे और प्लेइंग 12 में थे। एज फार एज द राजस्थान रॉयल्स कैंपेन इज कंसर्न, वहाँ पे जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, रियान पराग, ध्रुव जुरैल थे, शुभम दुबे, रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा, आवेश खान एंड युजवेंद्र चहल। नाउ नोटिस यहाँ पे जॉस बटलर एंड ट्रेंट बोल्ट, इन दोनों को छोड़ के और कोई फॉरनर था ही नहीं। एक थर्ड फॉरनर बाद में बर्गर आते हैं, फाइनली बहुत टाइम बाद उन्हें देखने को मिला। बट आई वंडर यहाँ पे पॉवेल को क्यों नहीं रखा शुभम दुबे के ऊपर, बिकॉज पिछले मैच में वो अच्छा कर रहा था अगेंस्ट डीसी। यही पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकता है।
क्या इन्हें पंजाब के अगेंस्ट भी ये लाइनअप खिलानी चाहिए? अभी हम लोग जो प्रीव्यू करेंगे उस मैच का इसी पॉडकास्ट में तब डिस्कस करेंगे. बट मूविंग टू द फर्स्ट इनिंग्स नाउ, एंड द स्टार्ट विल इटसेल्फ एक्सप्लेन टू यू हाउ स्लो द गेम वॉज. बिकॉज पावर प्ले के अंदर अगर हम लोग चेन्नई की बात करें, राजस्थान की बात करें, 42 रन बनते हैं, विकेट नहीं गिरता, ये एक अच्छी बात थी. बटलर एंड जायसवाल समहाउ बोथ ऑफ देम स्टक ऑन द विकेट. रन्स बिल्कुल ही ड्राई अप हो रखे थे. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पावर प्ले के एंड आते आते थोड़े से रन बनने शुरू हुए, तब जाके टोटल थोड़ा डिसेंट दिख रहा है. 7 रन पर ओवर की इकोनॉमी का दिख रहा है, वरना पहले के 3-4 ओवर तो एकदम ही चोक कर रखा था. बॉल बिल्कुल भी बैट पे नहीं आ रही थी. एंड वंस अगेन दैट मेड मी वंडर कि आपने क्या सोच के एग्जैक्टली बैटिंग पहले करने का डिसीजन लिया है. मुझे समझ में नहीं आया पर्सनली. सिमरजीत जो है उसके बाद बॉलिंग करने के लिए आते हैं. बाद में पावर प्ले के अंदर सिर्फ एक शार्दुल ठाकुर का ओवर एक्सपेंसिव था, बाकी सारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है. बट बटलर वॉज पर्टिकुलरली स्लो ऑन दिस विकेट. एंड वंस अगेन दिस गोज ऑन टू शो कि क्या ये जो फॉरेन प्लेयर्स हैं इनको स्लो विकेट्स पे इनका थोड़ा एक्सपोजर वो होना शुरू हो जाता है. इनका जो लैक ऑफ स्किल सेट है वो अच्छे से सबको विजिबल होना शुरू हो जाता है, चाहे वो T20 मैच ही क्यों ना हो. We saw this with Klaasen as well for a certain extent, because SRH कुछ 2-3 मैचेस हैं जहाँ पे बीच में चोक करना शुरू हुई थी. वहाँ पे मिडिल ऑर्डर में Klaasen के ऊपर जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो अगर आउट हो जाता ना तो फिर नीतीश रेड्डी जैसे लोगों पे बहुत प्रेशर आ जाता है. एंड Klaasen स्पिनर्स पे आउट होते हमने देखे थे. तो ये फॉरन बेस का कुछ सीन है भाई. आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस एग्जैक्टली. बट नेक्स्ट 4 ओवर की बात करते हैं, बिकॉज यहाँ पे सिमरजीत बॉलिंग करने के लिए आते हैं एंड दोनों ओपनर्स को निपटा देते हैं भाई. आई थिंक ही वॉज ईजिली द स्टैंडर्ड बॉलर. देयर इज अ रीजन वाई ही हैज गॉटन द मैन ऑफ द मैच अवार्ड. इट मेक्स यू वंडर कि क्या चेन्नई ने अपना जो कॉम्बिनेशन है, जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है, विनिंग कॉम्बिनेशन रादर, वो बहुत देर कर दी क्या ढूंढने में इस साल. ये सोचने वाली बात है. बिकॉज चेन्नई बीइंग चेन्नई, दे वुड प्रॉब्ली स्टिल क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स. एंड कोई बड़ी बात नहीं कि यहाँ से वो एलिमिनेटर वगैरह सर्वाइव करके फाइनल्स तक भी पहुँच जाए. वैसे भी घर पे होगा फाइनल्स, तो क्या पता जीत भी जाए. बट यू वुड अग्री कि इस साल चेन्नई को क्वालिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं एज कम्पेयर टू द पास्ट फ्यू ईयर्स. यूजुअली चेन्नई इतना स्ट्रगल करती नहीं है. दिस कुड बी एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट कि एक नई कैप्टनसी भी वहाँ पे देखने को मिल रही है. बट द कोर हैज़ बीन द सेम. टीम का कोर चेंज नहीं हुआ है. सो वाई हैव दे फेल्ड एग्जैक्टली इन फाइंडिंग द परफेक्ट कॉम्बिनेशन. रहाने को ओपनिंग कराई कुछ टाइम तक ज़बरदस्ती, रचिन रविंद्र को अब वापस लेके आ रहे हैं. रियलाइज़ करा उसको खिलाना नहीं चाहिए था पहले. सो थोड़ा सा मुझे लगता है चेन्नई का ये सीजन ऑफ गया है इन मामलों में. द थिंग्स दैट वी यूजुअली एसोसिएट विद चेन्नई, वो हमें देखने को नहीं मिली है. वो कंसिस्टेंसी, वो ट्रस्ट देखने को नहीं मिला. बट ठीक है, रिगार्डलेस, जब मतलब देर है दुरुस्त है, वो वाली बात है. 33 रन आते हैं अगले 10 से 15 ओवर के फेज में. एंड आई थिंक यहाँ पे गेम थोड़ा और पलटना शुरू हुआ. बिकॉज अगर आप सेकेंड हाफ ऑफ द इनिंग्स में यू आर कंसीडिंग लेस देन 7 रन एन ओवर 5 ओवरों के लिए, तो आई थिंक इससे बड़ी बात तो और क्या ही हो सकती है यार. चेन्नई देखो, पिच चाहे कैसी भी हो, सिर्फ 33 रन खाना 5 ओवरों में, इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है राजस्थान रॉयल्स के पास. एंड दिस वंस अगेन गोज ऑन टू शो व्हाट आई हैव बीन सेइंग सिंस द बिगिनिंग ऑफ द सीजन, कि राजस्थान के पास जो डेप्थ की कमी है ना, वो कहीं ना कहीं एक्सपोज होती हुई दिख रही है हमें. बैटिंग में जब आपको पता है कि यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ नंबर्स बिहाइंड, नंबर 7 पे अश्विन आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स जो बैट्समैन अप टॉप हैं वो ज़रा सा भी अगर उन्हें पिच फंसी हुई दिखी तो वो रिस्क लेने जाएंगी ही नहीं. वो सोचेंगे भी नहीं इस बात का कि हम लोग इस पिच पे थोड़ा सा गट्सी होकर मोमेंटम ब्रेक करके पार से 10-20 रन ज़्यादा बनाए. एंड आई थिंक संजू सैमसन ने खुद भी ये चीज़ पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा है कि आई थिंक वी वर 20 रन शॉर्ट फ्रॉम द पार स्कोर. एंड उसके ऊपर भी एक आइडियली 10 रन और बनाने चाहिए था हमें. तो 20-30 रन का मार्जिन से वो अज्यूम कर रहा था कि हम लोग शॉर्ट थे. एंड आई फुल्ली एग्री विद दैट यार. मुझे लगता है कि वो जो डेप्थ के इशूज़ हैं वो फाइनली सरफेस होने शुरू हो रहे हैं. ये कोइंसिडेंस नहीं है कि राजस्थान रॉयल्स बार बार एंड आते आते ही क्यों चोक करना शुरू करती है. इट इज़ बिकॉज एंड आते आते बाकी सारी टीम्स अल्टीमेटली फिगर आउट कर ही लेती हैं द परफेक्ट गेम प्लान टू चोक देम while they don't have the depth that is required to counter it. तो ये एक कंसर्निंग फैक्टर रहेगा राजस्थान के लिए इस मैच से. मतलब दे कांट रियली डू मच अबाउट इट बिकॉज स्क्वाड में ऑलराउंडर्स है ही नहीं. बट शायद अप्रोच में थोड़ा चेंजेस करने पड़े. ये हम अगले मैच के प्रीव्यू में बातें करेंगे इसकी. रियान पराग जो है जडेजा के ओवर में एक लड्डू कैच देते हैं थीक्षाना को और वो ड्रॉप हो जाते हैं वहाँ पे. एंड रियान पराग ही अल्टीमेटली नॉट आउट रहते हैं लास्ट ओवर तक. 40 समथिंग कुछ स्कोर भी करते हैं. He was the difference point once again.
एंड जस्ट इमेजिन अगर रियान पराग भी जल्दी आउट हो गए होते तो चेन्नई काफ़ी जल्दी रैप अप कर सकती थी ये गेम। थीक्षाना, आई वुड जेन्युइनली से दिस, मैंने जब से उसको सीएस की जर्सी में देखा है, इनफैक्ट ये ट्रेंड श्रीलंका के साथ भी रहा है, एज गुड ऑफ अ बॉलर ही इज इन द T20 फॉर्मेट, ही रियली डिसअपॉइंट्स विद द फील्डिंग एस्पेक्ट। अब मुझे समझ में नहीं आता कि आप इंटरनेशनल लेवल पे रह कर इतने टाइम तक आप कैसे इंप्रूव नहीं कर रहे, क्या ड्रिल्स आप एग्जैक्टली कर रहे हो फील्डिंग की, क्या ट्रेनिंग प्रैक्टिस आपके कैंप में चल रही है एग्जैक्टली कि आपकी फील्डिंग इंप्रूव ही नहीं हो पा रही है। बिकॉज फील्डिंग इज समथिंग, एंड फील्डिंग में भी मोर स्पेसिफिकली कैचिंग, जो कि आप प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव कर सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा एथलेटिसिज्म नहीं चाहिए। जो हाथों में कैच आ रहा हो उसमें आपको एथलेटिसिज्म क्या दिखाना है, बस टाइमिंग ही तो दिखानी है, हाथ को सही तरीके से बंद करने की। ऐसे तो बोला नहीं कि आपसे कि भाग के 10 कदम आगे भाग के डाइव मारो, वो वाले कैचेस की तो बात ही नहीं हो रही, वैसा कैच था ही नहीं। तो आई थिंक यहाँ पे थीक्षाना का ये बहुत बड़ा नेगेटिव है जो कई लोग ओवरलुक कर देते हैं उसको टीम में खिलाने का। बॉलिंग नो डाउट अच्छी करता है, बट अगर वो कैचेस छोड़ देगा तो पॉइंट क्या है फिर खेलने का। आई वॉज जेन्युइनली डिसअपॉइंटेड, ऑल्दो इन 5 ओवरों में 10 से 15 ओवर्स के बीच में बाय द टाइम दिस फेज गॉट ओवर, जडेजा एंड थीक्षाना दोनों ने अपने 4-4 ओवर फेंक लिए थे एंड दे वर क्वाइट इकोनॉमिकल, विकेट भी आया। बट द स्टैंडर्ड बॉलर वंस अगेन डेथ ओवर्स में चलते हैं, इट वॉज सिमरजीत वंस अगेन यार। देश पांडे, आई वुड से ही वॉज डिसेंट फॉर श्योर। शार्दुल ठाकुर इनिशियली वॉज वेरी एक्सपेंसिव, बट उसने भी कमबैक बड़ा अच्छा कर लिया सरप्राइजिंगली। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शार्दुल ठाकुर इतनी अच्छी बॉलिंग कर लेगा डेथ ओवर्स में, एंड दैट वॉज प्राइमरीली ड्यू टू द स्लोअर बॉल्स दैट ही बोल्ड। जैसे उंगलियां फेर देते हैं ना बॉल के ऊपर, फास्ट बॉलर जब फेर देता है, कटर डालता है, दोज बॉल्स प्लस द लाइन एंड द लेंथ एट विच ही वॉज बोलिंग दोज कटर्स, क्योंकि कटर्स अगर आप मुंह के नीचे डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो द लाइन एंड लेंथ विच मीन्स द एक्यूरेसी ऑफ द बॉल प्लस द टाइप ऑफ द बॉल इटसेल्फ, उसका जो कॉम्बिनेशन था वो इतना लीथल था कि इट फ्रैंकली गेव नो चांस टू द राजस्थान बैट्समैन टू एक्सेलरेट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। संजू सैमसन ने ट्राई करा तो वो आउट हो गया, मिड ऑन पे लड्डू से कैच दे दिया। एंड आते आते रियान पराग एंड ध्रुव जुरेल ने थोड़ा सा ट्राई करा एक्सेलरेट करने का, इनफैक्ट ध्रुव जुरेल ने तो डिसेंट बैटिंग भी करी, बट ही हैड टू फॉल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। कब तक ऐसे खींच लेता है इस पिच पे वो। एंड सो बेसिकली रियान पराग रादर स्टार्टेड ऑफ क्वाइट स्लो, एंड दिस हैज बीन अ ट्रेंड हियर, जहाँ पे वो ही स्टार्ट्स ऑफ स्लो एंड देन इनिशियली बिल्ड्स अप थ्रू द इनिंग्स। आई थिंक वंस अगेन लैक ऑफ डेथ कुड बी अ रीजन एज वेल। अगर ये सेम बैट्समैन KKR या फिर SRH जैसे सेटअप में होगा ना, तो शायद ही कुड प्ले विद मोर लिबर्टी राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल। यहाँ पे आपको पता है आपकी बैटिंग डेप्थ उतनी नहीं है, तो शायद आपको फिर और संभल के खेलना पड़ता है। एंड सो लास्ट 5 ओवरों की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे 47 रन आते हैं। Although it is not terrific to say the least, because अब तो हम लोग देखते हैं कि भाई 70, 80, 90 रन भी बन जाते हैं, बट गिवन द सर्कमस्टांसेस, गिवन कितने विकेट्स गिर गए थे, बिकॉज 15 ओवर के बाद जो है 3 विकेट गिर चुके थे, एंड एज आई सेड डेप्थ नहीं है इसलिए, मतलब 2-3 बैट्समैन ही और बचे हुए हैं, प्लस पिच कितनी स्लो थी। सो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट 47 रन वॉज अ डिसेंट रिकवरी इन माई ओपिनियन। और यहाँ पे सिमरजीत ने ही एंडेड द गेम विद 26 रन इन 4 overs and 3 wickets. That was unreal. I think deservedly once again the man of the match award. But second innings पे चलते हैं। सेकेंड इनिंग्स की स्टार्टिंग की बात करेंगे, बिकॉज ये स्टार्टिंग जो करी है ना चेन्नई ने पावर प्ले के अंदर, यही था डिफ्रेंशिएशन पॉइंट बिटवीन द वे चेन्नई बैटेड एंड द वे राजस्थान रॉयल्स बैटेड। बिकॉज ऑफकोर्स पिच थोड़ी सी तो ज़्यादा आसान होनी थी सेकेंड इनिंग्स में, बट राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग टॉप नॉच है, सब अग्री करते हैं इस बात पे। प्लस नांद्रे बर्गर भी आ गए थे, विच मेंट 6 प्रॉपर बॉलर्स। तो मतलब कोई स्कोप ही नहीं है आपको सांस लेने का, दोनों एंड से तगड़े बॉलर्स आने वाले हैं लगातार पूरे 20 ओवर तक। बट डिफरेंस पता है क्या था, सिर्फ इतनी सी बात थी कि चेन्नई ने ना इंटेंट दिखाया वही चीज़ का कि हाँ बस चलो डेप्थ है तो हम रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, पिच भली मुश्किल होगी, बॉलर्स भली मुश्किल होंगे, बट हम थोड़ा सा डट कर खेलेंगे, थोड़ा सा अटैक करने के लिए जाएंगे। आउट हो गए तो कोई बात नहीं, बैट्समैन बहुत पड़े हुए हैं, बट अगर हमने इंटेंट दिखा दिया ना तो वो पिच का जो इक्वेशन है वो आउट ऑफ द गेम चला जाएगा। बिकॉज फंस के खेलना शुरू कर दिया तो बॉलर तुम्हें फंसा ही देगा। तो मेंटली कितना ज्यादा बाहर लेके जा सकते हो पिच को अपने दिमाग से, ये बहुत एसेंशियल है एज अ बैट्समैन टू प्ले एंड सर्वाइव ऑन अ ट्रिकी विकेट। टेस्ट मैचेस के लिए एक बहुत बड़ा मेंटल एस्पेक्ट होता है ये रवि शास्त्री ने भी कहा ना, आप लोगों ने सुना होगा कई बार कि पिच को इक्वेशन से निकालो, पिच गई भाड़ में, पिच जैसे भी हो हमें हर जगह खेलना आना चाहिए।
ये मैं उसी मेंटालिटी की बात कर रहा हूँ। आई थिंक वही चीज़ डिस्प्ले करी रचिन रविंद्र ने, देन डैरन मिचेल ने। रचिन रविंद्र ने क्विक फायर एक बहुत छोटी सी इनिंग्स खेली बट उसने मोमेंटम दे दिया। एंड देन यू विल सी हाउ ऋतुराज गायकवाड एक एंड से चिपका हुआ था, एंड सो इट कुड हैव बीन वेरी इजी फॉर डैरन मिचेल कि वो भी थोड़ा सर्वाइव करने के लिए जाए, बिकॉज रन्स तो बहुत ज़्यादा चाहिए भी नहीं। बट ही मेड श्योर कि अगर रचिन रविंद्र मारते मारते आउट हुआ है तो मैं उस रोल को फुलफिल कर ही जाऊँ। तो ही ऑल्सो कंटिन्यू टू अटैक। इनफैक्ट अश्विन का फिर एक ओवर आता है, अश्विन ने ही पहले रचिन रविंद्र को आउट भी किया था। एंड बाय द वे अश्विन का सेकंड हाफ ऑफ द सीजन बड़ा अच्छा जा रहा है। फर्स्ट ऑफ द सीजन में तो विकेट्स ही नहीं आ रहे थे। इनफैक्ट चहल का थोड़ा डाउनवर्ड चल रहा है अभी सीन। अश्विन को उसने अटैक करा पावर प्ले के अंदर एंड कॉम्पनसेटेड फॉर द रन्स, एंड सो बाय दैट प्रोसेस 56 रन्स बन जाते हैं इन द पावर प्ले फॉर द लॉस ऑफ जस्ट 1 विकेट। दिस इज मोर देन 9 रन्स एन ओवर। और पिच सपोजिटली इतनी ट्रिकी लग रही थी देखने में। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं एग्जैक्टली कि पिच में इतनी प्रॉब्लम्स थी? इट मेक्स यू वंडर वंस अगेन। रिगार्डलेस यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि संदीप शर्मा की सबसे पिटाई होती है। 2 ओवर उन्होंने बड़े एक्सपेंसिव डाले थे, बट अगले 4 ओवरों की बात करते हैं। जस्ट 21 रन्स इन द नेक्स्ट 4 ओवर्स। यहाँ पे बहुत ही अच्छा कमबैक करा राजस्थान रॉयल्स ने, एंड दिस वॉज वंस अगेन थैंक्स टू रविचंद्रन अश्विन। Time and again he came in and bowled some brilliant overs until that last over जो कि दुबे को डाला था, उसकी बात करेंगे अभी वेरी सुन। बट यहाँ पे डैरन मिचेल जो है वो चहल को दूसरे एंड से उस पर विकेट दे देते हैं, बिकॉज एक एंड से अश्विन प्रेशर बना रहे थे, तो फिर उसका बेनिफिट मिला चहल को और उन्होंने उसका विकेट ले लिया। डैरन मिचेल आउट हो जाते हैं। मोइन अली और ऋतुराज गायकवाड दोनों ही बड़ा कॉशियसली खेल रहे थे, बिकॉज नेट रन रेट जो थी, नेट रन रेट क्या रिक्वायर्ड रन रेट जो थी वो अराउंड 6 के आसपास की थी, तो कोई बहुत ज़्यादा रिस्क लेने का ज़रूरी नहीं था। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द प्रायोरिटी वॉज टू इंश्योर कि हम एक ऐसे सिचुएशन में आ जाएं जहाँ से हम लोग हार नहीं सकते। तो आई थिंक द अप्रोच वॉज राइट, बट अगर आप मोइन अली को देखोगे ना तो क्लियरली पता चल जाएगा ही वॉज लुकिंग और अदर इचिंग टू गेट गोइंग। ज़्यादा वेट करना चाह नहीं रहा था वो, ही वॉन्टेड टू कंटिन्यू दैट रोल दैट वॉज प्लेड बाय रचिन रविंद्र एंड देन डैरन मिचेल। एक एंड से आई थिंक ये गेम स्ट्रैटेजी होगी कि एक एंड से गायकवाड चिपका रहेगा विकेट पे, दूसरे एंड से जो आ रहा है वो इंटेंट दिखा के आउट होता रहे, ताकि देयर इज अ कॉम्पनसेशन एंड दोनों एंड से राजस्थान रॉयल्स को ग्रैब करने का मौका ना मिले मैच को। ये टैक्टिकल बैटल था, एक मेंटल बैटल था, जो कि आई थिंक चेन्नई ने बहुत अच्छी तरीके से खेला है। बट यहाँ पे नांदेड़ बर्गर का इंट्रोडक्शन होता है, ही हैज़ अ वेरी एक्सपेंसिव फर्स्ट ओवर। द नेक्स्ट 5 ओवर्स ये बड़ा क्रूशल स्टेज था, बिकॉज 10 से 15 ओवर के बीच में 39 रन आते हैं। नॉट मच, बट क्योंकि रन्स ऑलरेडी रिक्वायर्ड बहुत कम थे इस मैच में, उस कॉन्टेक्स्ट में शायद थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि चहल और अश्विन दोनों ने 4-4 ओवर डाल दिए। नांदेड़ बर्गर को मोइन अली जल्दी आउट कर देते हैं इस फेज के अंदर। बट जो 14th ओवर था इस मैच का, जो कि अश्विन ने डाला था, वो बहुत इंटरेस्टिंग ओवर था। आई थिंक वो गेम चेंजिंग ओवर था, बिकॉज वहाँ तक ना प्रेशर बन रहा था धीरे धीरे चेन्नई के ऊपर। एंड शिवम दुबे बैटिंग करने के लिए आता है, जो कि पिछले 2-3 मैचेस से बहुत अच्छी बैटिंग नहीं कर रहा था। तो देयर वाज अ चांस टू गेट हिज विकेट एंड ऐड इवन मोर प्रेशर टू जडेजा एंड अपना MS धोनी। अश्विन पहली 3 बॉलों पे 15 रन खा जाता है। बड़े प्यारे क्लीन हिट्स मारे हैं दुबे ने, बट उसके बाद अगली 3 बॉलें तीनों की तीनों डॉट, और उसमें से लास्ट बॉल पे शिवम दुबे का विकेट भी मिल जाता है। सो ऑल्दो अश्विन का लाने का पर्पस दुबे को आउट करना था, विच ही फुलफिल्ड, बट क्योंकि 15 रन आ गए थे उस टाइम पे, और जब ऐसे इमेजिन करो अगर आपको 36 बॉलों पे 40 रन चाहिए हो और आपने 15 रन मार दिए, तो बेसिकली अब आपको 30 बॉलों पे सिर्फ 25 रन रह गए। तो अगर तो आपको 36 बॉलों पे 60 रन चाहिए होते और फिर आप 15 रन खाते और फिर भी लेकिन आप दुबे का विकेट ले लेते, तो ओवर बड़ा अच्छा माना जाता कि भाई चलो ठीक है, जो जॉब थी उसने अल्टीमेटली कर दी। बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस गेम, इवन दो ही गॉट द विकेट ऑफ शिवम दुबे, द रन्स दैट ही लीड इन द फर्स्ट 3 balls वर जस्ट टू मच, बिकॉज देयर वाज नॉट अ लॉट ऑफ रन्स लेफ्ट इन द बकेट एनीवे। एंड आई थिंक यहाँ से मैच जो है ना थोड़ा बहुत किल ऑफ हो गया, बिकॉज देन वी सी फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स विद इन आई थिंक 3-4 ओवर्स, अगले 3-4 ओवर में गेम खत्म हो गया था। 5 विकेट से जीत जाती है चेन्नई। धोनी की तो बैटिंग आती भी नहीं है, समीर रिजवी को भेज दिया जाता है एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। एंड द गुड न्यूज़ फॉर चेपॉक इज कि दिस विल मोस्ट लाइकली नॉट बी धोनीज लास्ट गेम हियर, बिकॉज इस विन के चलते हुए काफ़ी एक अच्छा चांस है चेन्नई के पास प्लेऑफ्स में आने का। अगला मैच RCB से होने वाला है, जो कि ऑल्दो तो पेपर में सब हल्के में लेते ही हैं, बट 5 मैचेस लगातार जीत चुकी है RCB और उनके घर पे हो रहा है, तो कुछ नहीं कह सकते अभी। रिगार्डलेस दिस वाज अ ग्रेट, आई वुड से a breath of fresh air, a second life for Chennai Super Kings for the chance of their playoffs as far as the Rajasthan Royals are concerned.
आई थिंक अब तो कोई राजस्थान रॉयल्स का फैन मुझे डिनाई नहीं करेगा, अब थोड़ी बातें कंसर्निंग लग रही हैं. एंड दिस इज द रीजन वाई आई डिड नॉट पिक देम एज द विनर्स ऑफ दिस सीजन, इवन व्हेन दे वर at the first position for the longest of times, because I know they have a tendency to break it all. अच्छा चल रहा होगा, रिदम सब तोड़ दिया एकदम से टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन, जहाँ पे पीक करना चाहिए आदमी को. टीम्स लाइक आई वुड से KKR, इवन पॉसिबली कुड आर्ग्यू SRH इफ दे एंड ऑन अ गुड नोट, ये सब लोग सही टाइम पे पीक कर रहे हैं, इसलिए लोग आ रहे हैं टॉप 2 या टॉप 4 में. RR पूरे साल के पूरे सीजन में टॉप 2 में रह के अब जो है नीचे आने का चांस बना रही है. एंड अब पता क्रेजी बात क्या है, इनका पंजाब से अगला मैच है, अभी उसको प्रीव्यू करेंगे, बट KKR से लास्ट मैच है इनका, एंड वो दैट विल बी परहैप्स बी द मोस्ट डिफिकल्ट गेम बिकॉज टॉप टीम है अभी वो. एंड दोनों में से एटलीस्ट एक मैच तो आपको जीतना ही है टू इंश्योर कि आप टॉप 2 में फिनिश कर रहे हो. आई थिंक तब भी शायद गारंटी नहीं होगी, लेकिन वर्चुअली मान के चलो कि टॉप 2 में आ जाएंगे. तब अगर ये लोग पंजाब से बाय चांस हार गए तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा KKR वाले मैच पे. एंड अभी जैसा KKR खेल रही है, कोई अज्यूम नहीं कर सकते कि राजस्थान रॉयल्स डेफिनेटली हरा ही देगी. 3 मैच लगातार हार के आ रहे हैं. सो आई थिंक द नेक्स्ट गेम इज गोइंग टू बी अ मस्ट विन, जस्ट टू पुट एन एंड टू ऑल द डाउट्स कि वो लोग क्वालिफाई करेंगे कि नहीं, करेंगे तो टॉप 2 में आएंगे कि नहीं. अगला मैच जीतो एंड इंश्योर करो उस चीज़ को. तो अब वो क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है. चाहते तो वो पिछले 3 मैचेस को मिला लो और बच्चे अगले 2 को मिला लो, इन 5 में से सिर्फ 2 और जीतते तो भी आई थिंक टॉप 2 में कंफर्म हो ही जाता ऑलमोस्ट. बट अब सिचुएशन आखिरी 2 मैचेस तक आ गई है. दैट इज द डाउन साइड ऑफ राजस्थान रॉयल्स. बट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गेम विच इज RCB वर्सेज दिल्ली कैपिटल्स. ये भी एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम था. इनफैक्ट अब जो आने वाला हफ्ता जो ये शुरू हुआ है, लास्ट हफ्ता है लीग मैचेस का, हर मैच ही इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज हर मैच के बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेज हैं. ये मैच डायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए था बिकॉज दोनों ही टीम्स सेम स्पॉट के लिए लड़ रही थी, विच इज टू कम एट द टॉप ऑफ द मिडिल टियर ऑफ द टेबल. मिडिल टियर मतलब 5th 6th 7th. इसमें अगर आप टॉप पे आओगे, 5th पोजीशन तक पहुंचोगे, तो फिर आपको एक डायरेक्ट ओपनिंग का चांस मिल सकता है इनटू द टॉप 4. उसमें ब्रेकआउट करने का चांस मिल सकता है. एंड बाय दिस टाइम दिल्ली वर एट अ बेटर पोजीशन देन RCB. बट RCB ने जो करके दिखाया है आज, वंस अगेन आई वुड से, मैंने लास्ट मैच में भी कहा था जब मैंने RCB को एनालाइज करा था कि यार देखो क्रिटिसिज्म तो चलता रहता है, ट्रोलिंग करनी है जो करो, मैं भी बहुत ट्रोलिंग करता हूँ, बट जहाँ क्रेडिट देना चाहिए ना वहाँ पे वो डिजर्व करते हैं यार. चाहे वो लास्ट वाला मैच ले लो पंजाब का, चाहे ये वाला ले लो, इट इज़ नॉट अ जोक कि आप 5 मैचेस लगातार जीत रहे हो. ये किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ी बात है, स्पेशली अगर आप इतने घटिया फॉर्म से आ रहे हो, तो कि आप 6-7 मैचेस लगातार हारे थे, उसके बाद अब एकदम से 5 मैच लगातार जीत गए. एंड ऐसा भी नहीं कि जस्ट जीते हैं, कन्विंसिंग फैशन में जीते हैं. ऐसा नहीं है कि मतलब भीख मांग के जीते हैं, जेन्युइनली अच्छा खेल कर जीते हैं. तो आई थिंक ट्रोलिंग असाइड उनको थोड़ी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए इस बात के लिए. एंड मैं तो वही करूँगा बिकॉज कमिंग टू दिस गेम नाउ, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यार पिच पे जो घास थी वो एकदम हटा दी गई थी. एंड कमेंटेटर्स भी मजाक उड़ा रहे थे, कि मजाक क्या था, ऐसी जोकिंगली कह रहे थे कि चिन्नास्वामी में 2 मैचेस लगातार हो जहाँ पे पिच पे घास हो, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई. मतलब एक पिच तो कम से कम बैटिंग फ्रेंडली होनी चाहिए. एंड क्या वो बैटिंग फ्रेंडली एग्जैक्टली थी उसको भी डिस्कस करेंगे आगे. बट टॉस जीत के तो चेस करना ही चाहिए था. एंड अक्षर पटेल ने एग्जैक्टली वही करा. जिनको नहीं पता, ऋषभ पंत ये मैच नहीं खेल रहे थे बिकॉज उनको स्लो ओवर रेट के चलते हुए एक फाइन लगा था अपनी फीस में से, एंड एक मैच का बैन भी लगा था. एंड आई थिंक दैट कॉस्टेड देम डियरली. मुझे लगता है इस मैच में फ़र्क पड़ा उस चीज़ का, स्पेशली बिकॉज चेस कर रहे थे. एंड जिस तरीके से हारे दिखाई सबको. RCB की टीम सेम थी. वंस अगेन अ गुड न्यूज़, जब एक टीम जीत रही है, डोंट ट्राई टू ब्रेक और फिक्स व्हाट इज़ नॉट ब्रोकन. एंड आई थिंक वहाँ पे मैं क्रेडिट दूंगा RCB के मैनेजमेंट को कि इतनी बुद्धि तो है चलो कम से कम. एज फार एज दिल्ली इज कंसर्न, वहाँ पे कुमार और शागरे आ गए थे अपने ऋषभ पंत की जगह. दैट वाज वन मेजर चेंज. रसिक धर भी जो है स्टार्टिंग लाइन में आ गए थे. बट कमिंग टू द फर्स्ट पावर प्ले नाउ, यहाँ पे हम लोग देखते हैं 61 रन्स बनते हैं और 2 विकेट्स का लॉस होता है. दोनों ओपनर्स चले जाते हैं हमारे. फैफ डु प्लेसी तो जल्दी आउट हो जाते हैं मुकेश पे. बड़ी अच्छी बॉल ने थोड़ा सा शेप दिया था आउट स्विंग का. एंड फैफ डु प्लेसी जो कि कवर्स के ऊपर से छक्का मारने जा रहे थे, बिकॉज ऑफ दैट स्विंग ही कुड नॉट कवर इट, एंड वो उनके आउटसाइड हाफ ऑफ द बैट पे लगती है. थर्ड मैन पे कैच हो जाता है. अ वेल क्राफ्टेड विकेट बाय मुकेश. बट विराट कोहली वंस अगेन जिस तरीके से बैटिंग कर रहा था स्टार्टिंग में, आई नो गॉट आउट अर्ली, बट आई थिंक वी कैन ऑल अग्री कि वो इंटेंट बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में यार. एंड जितने भी लोग क्रिटिसिजम्स दिए इंक्लूडिंग मी, बस यही चाहिए हमें.
देखो रन तो डेफिनेटली हर मैच में नहीं आएंगे अगर आप इतने रिस्क के साथ खेलोगे, अगर आप इतना हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले गेम प्लान के साथ जाओगे कि आप हर दूसरी बॉल को एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हो फॉर अ बाउंड्री, देयर आर चांसेस दैट यू विल एंड अप गिविंग अवे योर विकेट, बट दैट शुड नॉट स्टॉप यू और स्केयर यू फ्रॉम ट्राइंग दोज रिस्की शॉट्स। विराट कोहली ने खुद ये चीज़ एक एक्नॉलेज करी है अपने लास्ट मैच में अगेंस्ट पंजाब कि ही थॉट दैट ही शुड टेक मोर रिस्क्स टू मेक श्योर कि उसकी स्ट्राइक रेट अच्छी रहे, एंड दैट हैज़ बीन पेइंग ऑफ वेल। देखो इस बार आउट हो जाता है ईशांत शर्मा पे, बट फॉर द टाइम दैट ही बैटेड एंड द स्टार्ट ही गेव, क्या छक्के मारे उसने यार, खड़े खड़े पेसर को बैक ऑफ लेंथ पे फ्रंट फुट पे सर नीचे करके मिड विकेट के ऊपर से छक्का मार रहा है। इट्स नॉट अ जोक। ईशांत शर्मा जैसा जो लंबा बॉलर है, बैक ऑफ लेंथ से बड़ा अच्छा बाउंस मिलता है, अच्छा कैरी मिलता है उसको खड़े खड़े फ्रंट फुट पे अगर आप छक्का मार रहे हो ऐसे तो बहुत बड़ी बात है यार। एंड वो बैंटर चल रहा था उन दोनों के बीच में, बड़ा मजा आया, मुझे लगता है वो हाईलाइट ऑफ द डे मेरे लिए वही था। ईशांत शर्मा विराट कोहली दोनों दिल्ली के प्लेयर्स हैं, बचपन से खेलते हुए आ रहे हैं साथ में। इट वॉज वेरी नाइस टू सी कि विराट कोहली जब भी कोई बाउंड्री मार रहा था तो उसको टॉन्ट कर रहा था बार बार, हंसी मजाक नहीं चल रहा था, कुछ सीरियस नहीं था। एंड देन अल्टीमेटली ईशांत शर्मा हैड द लास्ट लाफ, वो आउट कर देता है विराट कोहली को। जिस तरीके से आउट होता है इट वॉज ऑल्सो वेरी टिपिकल ऑफ विराट कोहली, बॉल वे आउटसाइड ऑफ स्टंप, पैर का कोई मूवमेंट था ही नहीं, पैर एकदम खड़े खड़े क्रीज के अंदर ही स्टिल ऑन द लेग स्टंप, दूर से बैट चेस करने चला गया। बट ठीक है, आई थिंक ही वॉज क्राफ्टिंग अ शॉट दैट वॉज ट्राइंग टू फाइंड द गैप बिटवीन थर्ड मैन एंड पॉइंट परहैप्स, एंड वही रन को करने के इंटेंशन से जाओगे तो ऐसे उटपटांग शॉट्स कभी कभी निकल के आते हैं, उसमें आउट हो सकते हो, कोई बात नहीं, इससे डिस्करेज नहीं होना। एंड आउट होते हैं फिर ईशांत शर्मा उसको सेंड आउट देता है ऐसी कैजुअल सा हंसी मजाक में। इट वॉज अ नाइस मोमेंट, बट what was great to see or even better to see was रजत पाटीदार once again coming to the party. एंड रजत पाटीदार का अब मैं नेक्स्ट फेज की बात करता हूँ, यहाँ पे वो किस तरीके से खेल के उन्होंने दिखाया, बिकॉज यू नो हाउ वी ऑलवेज से कि रजत पाटीदार चल रहा है इस साल, जब भी चला है वो ही वुड कम अराउंड द 5th और द 6th ओवर, बाय द 10th ओवर उसकी ऑलमोस्ट खुद की 50 होने वाली होती है। दैट्स हाउ गुड ही इज। एंड अगर वो टिकता है तो उसकी स्ट्राइक रेट उतनी ही अच्छी चल रही होती है, तो मैं तो जेन्युइनली इंप्रेस था उससे। कमिंग टू द नेक्स्ट फेज, यहाँ पे हम लोग देखते हैं 4 ओवरों के अंदर 49 रन आते हैं, कितने आते हैं, हाँ 49 रन आते हैं भाई, 49 रन इन 4 overs। द टोटल बाय द एंड ऑफ द 10th ओवर वॉज 110 रन, और विकेट एक भी और नहीं गिरता। एंड रजत पाटीदार 48 पे खेल रहा था बाय द एंड ऑफ द 10th ओवर, ऑलमोस्ट आधे रन टीम के उसने बना दिए थे। एंड सबसे बड़ी बात पता क्या है, यहाँ पे डीसी ने 4 कैचेस छोड़े हैं। एक कुलदीप यादव का ओवर था, आई थिंक 8th ओवर था, जहाँ पे दोनों बंदों का कैच छूटा है, जैक्स का भी और पाटीदार का भी। एंड लेट मी पुट इट आउट वेरी अर्ली कि यार ये चारों कैचेस आसान नहीं थे, ठीक है, चारों कैचेस मुश्किल थे, बट इन सेइंग दैट आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमने ये पकड़ते हुए देखे हैं, बस मैं इतना कहूँगा। एटलीस्ट जो 2 कैचेस अक्षर पटेल के थे वो पकड़ सकता था, वो आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से शायद पकड़ सकता था। मुश्किल थे नो डाउट, बट गेटेबल थे। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं इन हाइंडसाइट अगर आप देखो, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स के एंड पे तो लग रहा था कि शायद उतना फर्क पड़ा नहीं कैचेस छूटने का, बट नाउ इन हाइंडसाइट ऐसा लगता है कि काफ़ी फर्क पड़ा उन कैचेस का। बिकॉज देखो 110 रन थे आरसीबी के 10 ओवर के बाद। अब यहाँ से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, विकेट भी सिर्फ 2 ही गिरे, कि अब आप यहाँ से कम डबल तो करोगे स्कोर अगले 10 ओवर में। यूजुअली तो क्या होता है आजकल जो फिलॉसफी है वो ये है कि आपने जो 12 ओवर में जितने रन मारे उसको अगले 8 ओवर में डबल कर दो। बट मैं कह रहा हूँ उतना एक्सट्रीम भी ना जाओ भाई, कम से कम 10 ओवर में जितना स्कोर करा उसको सेम रन रेट पे मार के डबल तो करना ही चाहिए, विच मीन्स 220 तो कम से कम होना चाहिए था। आइडियली 230 240 भी हो सकता था। लुक एट हाउ डीसी हैज मेड अ कमबैक इन दिस गेम डिस्पाइट बीइंग इन सच अ पुअर पोजीशन, जहाँ पे अपने कैचेस भी छोड़े हुए थे, तो बड़ा आसान था मोरल डाउन करना उनका। एंड अक्षर पटेल कुलदीप यादव ने परसिस्टेंटली बॉलिंग करी थी यहाँ पे, उन्होंने चांसेस क्रिएट करे तो कैच नहीं हुई, जब नहीं हुए तो छक्के पड़े। तो डीमोरलाइज होना बड़ा आसान होता है, बट इन लोगों ने अगले 5 ओवर में, पिछले 4 ओवर में 6 से 10 ओवर में 49 रन आए थे, अगले 5 ओवर में 10 से 15 के बीच में सिर्फ 28 रन आते हैं। दैट इज लेस देन 6 रन एन ओवर, इतने कम रन दिए। दैट वॉज द गेम चेंजिंग फेज फॉर मी फॉर श्योर। ये तो हम लोग आराम से कंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे 2 और विकेट गिरते हैं, पाटीदार और विल जैक्स दोनों ही आउट हो जाते हैं यहाँ पे। एंड ये दोनों ही कैचेस अब दोबारा अक्षर पटेल ही पकड़ता है कवर्स पे, एंड बोथ ऑफ देम वर गुड कैचेस।
सो अक्षर पटेल ने अपने आप को रिडीम करा, दोनों का विकेट भी लेके दिखाया यहाँ पे। एंड रसिक और कुलदीप यादव दोनों को विकेट्स मिले। कुलदीप यादव को तो देखो हमें पता है कि वो अच्छी बॉलिंग करता ही है, ऑल्दो आज के मैच में थोड़ा एक्सपेंसिव था। बट रसिक दर को मैं ये जरूर कहूँगा, मैं कोई भी मेरा पॉडकास्ट देख लो पहले का, जब इन लोगों ने पहली बार खिलाया था रसिक दर को पहले 2-3 मैचेस के लिए, तो मैंने तो खुद भी पब्लिकली कहा था कि मैं इंप्रेस नहीं हूँ इतना ज़्यादा। बट आई एम सो हैप्पी दैट ही हैज़ प्रूवन मी रॉन्ग एंड अ लॉट ऑफ पीपल लाइक मी, जिनको काफ़ी वो मीडियोकर सा लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा वर्क नहीं लग रहा था बॉलिंग के अंदर। एंड आई हैव स्टिल नॉट मेड अप माई माइंड वेदर ही हैज़ अ लॉट ऑफ क्वालिटी इन द बॉल, बट एटलीस्ट ही हैज़ अ नैक ऑफ पिकिंग अप विकेट्स व्हेन इट ट्रूली मैटर्स एंड इन द क्रंच सिचुएशंस। ऐसा भी नहीं है कि वो ईजी फेज में आ रहा है, डेथ ओवर्स में ही बॉलिंग करता है। तो आई थिंक यहाँ पे काफ़ी क्रेडिट मिलना चाहिए रसिक दर को, काफ़ी इंप्रेस करा उसने मुझे ही और बाकी कई सारे लोगों को भी, आई एम श्योर। एंड इसके चलते हुए आखिरी 5 ओवर की बात करते हैं, यहाँ पर भी सिर्फ 49 रन ही आते हैं, दैट इज़ नॉट इवन 10 रन एन ओवर। और ऐसा नहीं है कि पिच कुछ खराब हो गई थी, पिच तो अच्छी थी थ्रू आउट, पिच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। इट वॉज जस्ट दैट डीसी ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी एंड आरसीबी ने सही से एप्लीकेशन दिखाया नहीं बैटिंग में। कैमरन ग्रीन एंड तक खेलता है, नॉट आउट रहता है, बट यू कुड आर्ग्यू कि शायद थोड़ा स्लो रहा है वो इस इनिंग्स में। डीके और महिपाल लोमरोड दोनों को आई थिंक यश दयाल जो है वो बहुत ही जल्दी एक ही ओवर के अंदर आउट कर देता है। यही यश दयाल में कह रहा हूँ, यश दयाल तो आरसीबी का ही है, क्या कह रहा हूँ मैं। आई थिंक अपना खलील अहमद था, शायद खलील अहमद ने दोनों को जल्दी आउट किया था। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैमरन ग्रीन को साइड से कोई सपोर्ट इतना मिलता नहीं है खास, बिकॉज फिर वो 2 ऑलराउंडर्स थे, कर्ण शर्मा एंड स्वप्निल सिंह। एंड मोस्टली थैंक्स टू कैमरन ग्रीन्स सम हीरोइक्स, आई वुड से नॉट द परफेक्ट इनिंग्स, कहीं ना कहीं ड्रैग ऑन होते होते 187 तक ये लोग पहुँच जाते हैं। इनफैक्ट लास्ट ओवर में भी सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 7-8 रन ही आते हैं जो कि मुकेश ने डाला था। एंड सो इट वॉज अ ग्रेट एफर्ट बाय दिल्ली कैपिटल्स। इनफैक्ट इनिंग्स ब्रेक के टाइम पे मुझे लग रहा था कि शायद डीसी को ये मैच आराम से निकाल लेना चाहिए। इम्पैक्ट प्ले पे वो आते हैं सेकेंड इनिंग्स पे, वार्नर को लेके आते हैं एंड वार्नर और फ्रेजर मैकगर्क दोनों ओपनिंग कर रहे थे। द आइडियल पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप देख के तो और मुझे भरोसा हो गया कि भाई पक्का यहाँ से तो लेके जाना चाहिए दिल्ली को मैच। बट somehow RCB they pull off something that nobody expected. स्वप्निल से पहला ओवर डलवाते हैं एंड वार्नर को आई थिंक 1 रन पे आउट कर देते हैं, कुछ ऐसा ही था। बहुत जल्दी 2-3 बॉलों पे आउट हो जाता है वो एंड गेम वहाँ से एकदम ही खुल गया। बिकॉज फ्रेजर मैकगर्क ने 2-3 बड़े अच्छे शॉट लगाए थे, देख के लग रहा था कि चलो ये बंदा तो नहीं रुकने वाला एंड ये पॉसिबली वही काम करेगा जो कि नारायण वगैरह करते हैं, ट्रैविस हेड करते हैं, कि आउट भी हो गया ना पावर प्ले के अंदर तो रन इतने मार जाएंगे एंड आते आते कि मोमेंटम पूरा छिन चुका है दूसरी टीम से। अब पूरे मैच के लिए रिक्वायर्ड रन रेट बहुत कम हो चुकी है। सो दैट वाज, आई थॉट दैट वुड हैव बीन द गेम प्लान, बट यहाँ पे लक साथ नहीं दिया। बिकॉज फ्रेजर मैकगर्क आउट किस तरीके से हुआ है, यश दयाल जो हैं वो आई थिंक एक ही ओवर के अंदर पहले अभिषेक पोरल को आउट करते हैं एंड देन उसके बाद फ्रेजर मैकगर्क को उनकी उंगली से बॉल लगती है, बैट्समैन शॉट मारता है, फ्रेजर मैकगर्क 9 स्ट्राइकर इन पे थे, फॉलो थ्रू में उनकी उंगली से बॉल लगती है एंड पीछे विकेट पे लग जाती है एंड फ्रेजर मैकगर्क आउट हो जाते हैं। तो दैट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट विकेट एंड दैट इज़ व्हाट आरसीबी परहैप्स नीडेड एट दैट मोमेंट टू हैव एन अनसेलेबल ग्रैब ओवर द गेम। बहुत अच्छा लगा मुझे देख के कि भाई थोड़ा लक भी साथ दिया, लेकिन उन्होंने पूरा उसका दे मेड द मोस्ट आउट ऑफ इट। बिकॉज देन वी सी वहाँ पे आई थिंक कुमार कुशाग्र थे, उनको भी आउट कर दिया था सिराज ने, ऑल्दो उन्होंने 3 ओवर डाले, थोड़े एक्सपेंसिव रहे एंड आई थिंक सिराज कुड हैव डन बेटर इन दिस गेम। बट 4 विकेट इसके कॉन्सिक्वेंस में गिर चुके थे पावर प्ले के अंदर ही एंड 54 रन्स थे। अब 4 विकेट गिर चुके हैं, आपकी टीम में ऋषभ पंत नहीं है, तो अब आप अक्षर पटेल से एक्सपेक्ट कर रहे हो बेसिकली कि भाई वो कुछ करके दिखाएगा। अक्षर पटेल, शाई होप एंड ट्रिस्टन स्टब्स, उसके बाद तो बैटिंग वैसे भी नहीं है, फिर कुलदीप यादव वगैरह आ जाते हैं, रसिक दर आ जाते हैं, तो बैटिंग में वैसे ही बहुत डेप्थ तो थी नहीं डीसी की। 4 विकेट आपने पहले से गिरा दिए, अब टीम कहाँ तक जाएगी। एक पॉसिबल बेनिफिट ये था कि भाई चिन्नी स्वामी का पिच है एंड रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ज़्यादा थी नहीं, टारगेट इतना बड़ा नहीं था, तो शायद अगर 5-6 ओवर लगातार ये लोग खेल गए होते डट कर तो आखिरी 8-9 ओवर के लिए इतने रन बचते ही नहीं कि स्ट्रेस लेना पड़े। बट अनफॉर्चुनेटली वैसा होता नहीं है बिकॉज आरसीबी वर जस्ट टू गुड राइट नाउ। वो शाई होप को भी आउट कर देते हैं, फर्गूसन आता है बॉलिंग करने के लिए,
क्योंकि शाई होप की स्ट्राइक रेट आई थिंक वाज नॉट अप टू हिज स्टैंडर्ड्स एंड ही रियलाइज दैट एंड उससे फिर हेजिटेशन में एक रिलीज शॉट खेलते हैं एंड फर्गसन पे आउट हो जाते हैं एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस यहाँ पे सिर्फ 33 रन और आते हैं। बाय द 10th ओवर 87 for 5 हो चुकी थी डीसी एंड इसके बाद अब ज़्यादा स्कोप रहता नहीं है यार। मतलब 87 for 5 है, आपको ऑलमोस्ट 101 रन और चाहिए आखिरी 10 ओवर में, बट आपकी आधी टीम निपट चुकी है एंड वो आधी टीम जो निपटी उसमें सारे बैट्समैन हैं। अब आने वाले जो आधी टीम बची उसमें बॉलर ज़्यादा होंगे। तो ऑलरेडी आरसीबी आई थिंक 10वें ओवर तक विच वॉज हाफ द इनिंग्स ऑलरेडी फ्रंट फुट पे आ चुकी थी एंड इट वॉज अ मैटर ऑफ टाइम कि अब आप कितनी जल्दी गेम को रैप अप करते हो ताकि आपकी नेट रन रेट जो है वो आपकी खुद की तो जो इंप्रूव हो रही है सो हो रही है, लेकिन डीसी की कितनी घटिया कर सकते हो आप रन रेट, वो बहुत इंपॉर्टेंट था ताकि फिर वो उनके ऊपर आ जाए टेबल पे। तो आई थिंक दोनों काम कर दिया आरसीबी ने आज लकीली, बिकॉज फिर अगले 5 ओवर की बात करते हैं 10 से 15 ओवर के बीच में फिर और 40 रन ही और आते हैं, दैट इज 8 रन एन ओवर। जब आपको रिक्वायर्ड रन रेट 10 के ऊपर की है तो 8 रन एन ओवर इज नो गुड एंड मोर इंपॉर्टेंटली यहाँ पे 2 विकेट और गिर जाते हैं। अक्षर पटेल जो थे, जो कि कर्ण शर्मा और विल जैक्स को, दोनों स्पिनर्स को टारगेट करते हैं, एक कैप्टन इनिंग्स खेलते हैं, खुद ही पूरा हैंडल कर रहे थे एक साइड से। ट्रिस्टन स्टब्स भाई साहब रन आउट हो जाते हैं। अब फ्रेजर मैकग्रा को ट्रिस्टन स्टब्स 2 मोस्ट एक्सप्लोसिव बैट्समैन इस टीम के इन द एब्सेंस ऑफ ऋषभ पंत, वो दोनों रन आउट हो जा रहे हैं। तो डीसी अब क्या ही करें, क्या ही करे फिर अब। एंड सो इसके चलते हुए देयर वाज क्वाइट लिटरली नो सपोर्ट लेफ्ट फॉर अक्षर पटेल इन द लास्ट 5 ओवर्स। वैसे एक दर भी आउट हो जाते हैं एंड आखिरी 5 ओवर में फिर वो कुलदीप यादव एंड बचे हुए बॉलर्स थे। तो अक्षर पटेल भी कितना ही टिक जाता और कब तक रिस्क टेकिंग एबिलिटी के साथ शॉट्स मारता रहता। सो एज अ कॉन्सिक्वेंस वी सी कि 16th ओवर आते ही वो आउट हो जाते हैं एंड फिर इट वॉज अ मैटर ऑफ टाइम। फिर बाकी बॉलर्स रैप अप कर देते हैं, यशदयाल विकेट ले लेता है, आई थिंक फर्गसन ने भी विकेट लिया था फिर बाद में एंड बहुत ही कन्विंसिंगली आरसीबी जीत जाती है यार। मतलब आप चिन्नस्वामी में चेस कर रहे हो और आपका टोटल मतलब 47 रन से हार रहे हो। आई थिंक 140 कुछ बनाया शायद डीसी ने, दैट इज पथेटिक। एंड मैं कह रहा हूँ पंत को हटा भी दो तो क्या टीम आपकी इतनी खराब है कि बाकी लोग मिलकर भी इतने रन नहीं मार पा रहे। 140 का तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं था यार। आई थिंक पिच में इतने कुछ खराबी थी ही नहीं कि आप सिर्फ 140 मार रहे हो चेस करते हुए। Just goes on to show why DC will not qualify. Coming to the last words on this game on the teams, because talking about now the qualification scenario as such, क्या DC और RCB क्वालिफाई कर सकते हैं? देखो DC का तो जहाँ तक कंसर्न है ना सिचुएशन, मुझे लगता है अब नहीं करेंगे क्वालिफाई, बिकॉज ये मैच एक डायरेक्ट 4 पॉइंटर था। जो टीम जीतती वो अपने खुद के 2 पॉइंट लेती, दूसरे से 2 पॉइंट छीनती भी, क्योंकि दोनों सेम पोजिशन के लिए फाइट कर रहे थे। एंड ये जो 40-50 रन से जो हार गए ना, इसके चलते हुए क्या हुआ है कि जो नेट रन रेट का फर्क रह गया है वो बहुत ज़्यादा वाइड हो चुका है। -3 भी में कुछ चली गई है वो, -0.3 वगैरह में। एंड डीसी को यहाँ से वापस आने के लिए अब आरसीबी उनके ऊपर है, एसआरएच उनके ऊपर है, सीएसके उनके ऊपर है। इनमें से किन्हीं 2 टीमों को उन्हें हराना पड़ेगा और नेट रन रेट इन तीनों ही टीम्स की पॉजिटिव में और ठीक ठाक पॉजिटिव में। लास्ट मैच आई थिंक डीसी का एलएसजी से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या वो जीत पाएंगे? देखो जीत सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जीत नहीं सकते, बट क्या वो इस लेवल का जीत ले पाएंगे कि उनकी नेट रन रेट इतनी अच्छी हो जाए कि वो चेन्नई, एसआरएच इन सबको सरपास कर जाए? दैट टू ओनली इफ एसआरएच वगैरह अपने मैचेस हारते भी हैं। अगर वो जीत रहे हैं तो कोई चांस ही नहीं है दिल्ली का। प्लस एलएसजी भी सेम स्पॉट के लिए फाइट कर रही है, तो वो भी थोड़ा दम लगा के खेलेंगे। तो ऐसा नहीं कि इतनी आसानी से उनको नेट रन रेट के बेसिस पर हरा दोगे तुम। तो आई थिंक ये मैच एक मस्ट विन गेम था दोनों टीम्स के लिए। एंड क्योंकि डीसी अब हार गई है, ऑल्दो पॉइंट्स उनके आरसीबी जितने ही हैं, बट नेट एंड नेट में इतना बड़ा फर्क आ चुका है ना कि अब क्वालिफिकेशन आई थिंक अब तो नहीं करने वाली क्वालिफाई। एज फार एज आरसीबी इज कंसर्न, दे हैव अ ग्रेट अंडररेटेड चांस आई वुड से ऑन मेकिंग द टॉप 4। अगर वो चेन्नई को अपना लास्ट मैच हरा देते हैं डायरेक्ट कंटेंशन में विद अ गुड इनफ नेट रन रेट की, आपका जो नेट रन रेट आपका है विच इज़ आई थिंक +0.3 कुछ है एंड सीएसके का +0.5 कुछ है, तो अ गुड इनफ मार्जिन की उनकी नेट रन रेट वहाँ से गिरे और आपकी इतनी उछले कि आप ओवरटेक कर जाओ उनको। समहाउ ये इन्हें करना पड़ेगा। ये कर देते हैं और फिर होपफुली एसआरएच के कुछ रिजल्ट्स ऊपर नीचे होते हैं। यू नेवर नो, RCB can actually qualify and it is, I think this is why they deserve some respect, because अभी 5 मैचेस पहले तक सब मजाक उड़ा रहे थे इंक्लूडिंग अस। तो जब मजाक उड़ाया तो भाई तारीफ करना भी बनता है।
एंड आई थिंक दे हैव मेड अ ग्रेट कम बैक. वुड दे क्वालिफाई? आई स्टिल डाउट, बिकॉज चेन्नई का हमेशा से थोड़ा सा एडवांटेज रहता है उनके अगेंस्ट, एंड चेन्नई की खुद की भी क्वालिफिकेशन लाइन पे लगी हुई है, तो मुझे लगता है कि इतनी आसानी से देंगे तो नहीं वो. दे आर अ बेटर टीम ऑन पेपर, एंड टॉस पे ही बहुत कुछ डिपेंड करेगा. अगर चेन्नई टॉस जीत के चेस करने पे आ जाए चेन्नई स्वामी पे, तो डेफिनेटली एडवांटेज तो रहेगी थोड़ी बहुत उनके पास. ऑल्दो आरसीबी ने आज बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड करके दिखाया टारगेट, बट चेन्नई इज अ डिफरेंट ब्रीड है. मतलब चेन्नई और दिल्ली में बहुत फर्क है. सो आई वुड स्टिल से ज़्यादा होप्स हाई मत रखो अपनी, बट आई मस्ट से आरसीबी के पास एक जेन्युइन अंडररेटेड चांस अभी है. एंड इफ दिस हैपन्स, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोरीज टू कम आउट ऑफ दिस सीजन फॉर श्योर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गेम, दिस इज गोइंग टू बी अ प्रीव्यू फॉर KKR एंड GT. ये मैच सुनने में बहुत इनकॉन्सिक्वेंशियल लग रहा होगा, बिकॉज एक टीम जो है ऑलमोस्ट बॉटम ऑफ द टेबल पे है, क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बिकॉज अगर सारे मैचेस जीत भी जाए GT, तो उनकी नेट रन रेट इतनी ख़राब है कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. मतलब इट्स लाइक सेइंग कि GT दोनों मैचेस अपने जो है वो 100-150 रनों से जीते, तब जाके शायद नेट रन रेट इतनी अच्छी हो कि वो क्वालिफाई कर पाए. एंड प्लस जीतने भी दोनों मैचेस हैं, ईजिली ले नहीं सकते. सो आई थिंक बहुत मुश्किल होने वाला है. दोनों मैचेस है भी किससे? KKR एंड आई थिंक SRH से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो दोनों ही तगड़ी टीमों से मैचेस हो चुके हैं, तो GT का तो क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूँ. बट ऑन द अदर हैंड KKR का अगर ये मैच जीतते हैं, तो देखो अभी भी वर्चुअली कन्फर्म्ड है कि टॉप 2 में ही फिनिश करना है. वर्चुअली पॉसिबल नहीं है कि KKR सेकंड से नीचे हो पाए, बिकॉज नेट रन रेट KKR की जो है वो बाकी सारी 9 टीम्स की नेट रन रेट को ऐड कर दो तो भी उनसे बेटर है. इतना बड़ा गैप है. तो प्रैक्टिकली इट इज़ इम्पॉसिबल टू अज्यूम कि KKR दोनों मैचेस अगर अपनी हार भी जाती है तो भी सेकंड के नीचे जाएगी, बिकॉज SRH अपने बच्चे दोनों मैचेस जीत जाए और KKR अपने बच्चे दोनों मैचेस हार जाए तो भी दोनों सेम पॉइंट्स पे होंगे, एंड नेट रन रेट में बहुत फ़र्क है. तो या तो SRH अपने बच्चे दोनों मैचेस 100-150 रन से जीते, एंड KKR 100-150-200 रन से दोनों मैचेस हारे, तब इतना गैप आएगा कि KKR टॉप 2 से बाहर निकलेगी. एंड दैट इज़, लेट्स बी ऑनेस्ट, दैट्स नॉट गोना हैपन. सो KKR वर्चुअली आर कन्फर्म्ड इन द टॉप 2. अगर ऑफिशियली कंफर्म करना है तो ये मैच जीत के ऑफिशियली कंफर्म भी हो जाएगा. ये है स्टेक इस मैच का, बट मुझे लगता है इस मैच के स्टेक्स को डिफाइन हमें अलग तरीके से करना चाहिए. इस मैच को हमें एक प्रिपरेशन ग्राउंड की तरह ट्रीट करना चाहिए प्लेऑफ्स के लिए, विच इज़ वाई दिस गेम कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वीक टू फॉलो. अगला जो हफ्ता होने वाला है जहाँ पे प्लेऑफ के मैचेस होंगे, उस हफ्ते के लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. सो कमिंग टू द फर्स्ट सेगमेंट विच इज़ द पिच एंड द कंडीशंस. ठीक है, देखो यहाँ पर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड अनसर्टन टू प्रेडिक्ट कि कौन सी पिच होने वाली है, बिकॉज अहमदाबाद एक ऐसा ग्राउंड है विच इज़ ब्लेस्ड विद डिफरेंट पिचेस विद डिफरेंट प्रोफाइल ऑफ सॉइल्स. एक ब्लैक सॉइल की पिच भी है, एक ब्लैक और रेड की मिक्स सॉइल की पिच भी है, जो कि आई थिंक फाइनल में यूज़ होती है, शायद ये वही वाली पिच है. एंड सो कौन सी पिच यूज़ होती है जिसमें कौन से सॉइल्स का मिक्सचर पड़ा हुआ है, उससे बहुत लार्जली डिक्टेट होगा कि आप कितना टोटल एक्सपेक्ट कर सकते हो. बिकॉज आप खुद ही देखो, एक कहाँ हमने मैचेस देखे हैं जहाँ पे DC 89 पे ऑल आउट हो रही है अहमदाबाद में, एक हमने देखा है जहाँ पे CSK के अगेंस्ट ये साई सुदर्शन और गिल दोनों सेंचुरी मार रहे हैं. तो खुद ही समझ जाओ कि कितनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ पिचेस हैं और कितना ज़्यादा वैरायटी ऑफ स्कोर्स देखने को मिल सकते हैं. मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड GT एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट ही बनाएगी. आई गेट दैट वाइब, कुड बी रॉन्ग, बट ऐसा मुझे लगता है. एंड रिगार्डलेस ऑफ द पिच, द लॉजिकल डिसीजन विल बी टू चेस. इसमें भी कोई डिनाइल नहीं है. तो आई थिंक टॉस इतना डिपेंड करता ही नहीं है पिच के ऊपर. टॉस जीत के चेज ही करना चाहोगे आप. एंड अगर आप एक KKR फैन हो तो आपके लिए वैसे भी टॉस मैटर नहीं करना चाहिए, बिकॉज कौन सा तुम जीतने वाले हो टॉस को, तो वो तो भूल ही जाओ. बट कमिंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट, एंड और रादर आई वुड ऐड वन मोर पॉइंट है कि कई लोग कहेंगे क्यों स्पिनिंग विकेट क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि गुजरात के पास नूर अहमद है, साई किशोर अगर फिट होंगे तो आएंगे, राशिद खान है, पॉसिबली वन ऑफ द बेस्ट स्पिन डिपार्टमेंट, स्पिन बॉलिंग लाइनअप इन दिस IPL आफ्टर KKR. एंड पॉइंट वही है कि अगर इनके पास ये 3 स्पिनर है ना, तो KKR के पास बेस्ट परफॉर्मिंग स्पिन डिपार्टमेंट है सीजन का, नारायण एंड वरुण चक्रवर्ती. देयर इज नो कंपैरिजन, परफॉर्मेंसेस में कोई कंपैरिजन नहीं है. एंड आई थिंक ये टैक्टिक शायद किसी भी और टीम के अगेंस्ट चल जाता, बट KKR को आप एडवांटेज ही दे रहे हो काइंड ऑफ. अगर आप एक स्पिनिंग ट्रैक बना के नारायण और वरुण चक्रवर्ती को हाथों में से विकेट दे रहे हो. हमने देख लिया वानखेड़े में क्या हुआ था, ठीक है, हमने देख लिया बीटन गार्डन्स में क्या हुआ है. तो डोंट गिव देम इनफ बाइट और परचेज फ्रॉम द विकेट
सो दैट दे कम्प्लीटली किल यू फ्रॉम द गेम. अनदर रीजन वाई आई थिंक कि थोड़ा सेफर जाएंगे गुजरात एंड एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट रखेंगे. सो विन टॉस चेस फॉर श्योर. सेकंड सेगमेंट पे आते हैं विच इज़ द हेड टू हेड रिकॉर्ड. यहाँ पे यार देखो 3 मैचेस हुए इन दोनों के बीच में, 2 बार जीटी जीती है. जो पहला मैच हुआ था और जो लेटेस्ट मैच हुआ है. बीच का एक जो मैच है वो केकेआर जीत गई थी बिकॉज रिंकू सिंह ने 5 छक्के मार दिए थे, वो सबको याद ही है. तो एक मैच जो ये हुआ है जो केकेआर जीती है ये अहमदाबाद पर ही हुआ है. इन दोनों के बीच में से एक ही मैच अहमदाबाद में हुआ और वो केकेआर जीती है. तो ये एक पॉजिटिव है. एंड हिस्ट्री इतनी कुछ है नहीं कि हम एक कंक्लूसिव डेटा कोई ड्रॉ कर पाएँ. तो फॉर ट्रिविया 3 मैचेस यहाँ पे इन दोनों के बीच में हुए हैं, 2 मैच गुजरात जीती है. एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पता क्या है, केकेआर और गुजरात के जो ये 3 मैचेस हुए हैं इसमें गुजरात की तरफ से टॉप स्कोरर विजय शंकर है, मोस्ट 50s फिर से विजय शंकर है, टॉप विकेट टेकर मोहम्मद शमी है, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर हार्दिक पांड्या है. एंड नोटिस हाउ ऑल दीज 3 प्लेयर्स आर राइट नाउ नॉट अ पार्ट ऑफ द टीम. विजय शंकर तो बेंच पे हैं, बाकी 2 तो खेल ही नहीं रहे. एंड दिस मेक्स यू वंडर कि केकेआर अगेंस्ट जो बेस्ट परफॉर्मर्स रहे हैं गुजरात के वो शायद टीम में ही ना हो भाई. Could this be a reason why GT would certainly lose this game? सोचने वाली बात है. एंड सो विल कम टू द प्लेइंग 11s नाउ. पहले स्टार्ट करेंगे गुजरात टाइटन से, बीइंग द होम टीम. ओपनिंग आई थिंक फिर से साई सुदर्शन और गिल को ही करनी चाहिए, कोई क्वेश्चन ही नहीं इसके ऊपर. साहा अब तो नहीं आएंगे. 1 डाउन पे मैं लाऊंगा शाहरुख खान को. नंबर 4 पे डेविड मिलर. नंबर 5 पे मैथ्यू वेड. अब इसमें अगर आपको लगता है कि शाहरुख खान ज़्यादा जल्दी ना चला जाए कहीं, अगर जल्दी विकेट गिर जाता है तो यू कैन ऑफकोर्स शफल दी बैटिंग ऑर्डर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्लेक्सिबल रहेगा यहाँ पे. वेड के बाद तेवतिया आएंगे एंड फिर राशिद खान आएंगे एट नंबर 7, विच मीन्स कि इनकी बैटिंग थोड़ी शॉर्ट है. एंड दिस इज वॉट आई डोंट लाइक अबाउट जीटीज लाइनअप. लेट मी एक्सप्लेन दिस फर्दर. उसके बाद नूर अहमद, उमेश, मोहित एंड संदीप वॉरियर इन माई टीम. जो इम्पैक्ट प्लेयर होगा या तो कार्तिक त्यागी हो सकता है. आई थिंक इट वुड बी अनफेयर अगर उसको एक मैच के बाद तुरंत ही निकाल दिया जाए. आई नो बहुत अच्छा मैच नहीं गया था. या फिर साई किशोर इफ ही इज फिट, एंड इफ ही इज नॉट फिट देन एज अ स्पिनिंग ऑप्शन मानव सुधार को भी देख सकते हैं. अभी किस पे डिपेंड करेगा उसके ऊपर आते हैं, स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं. देखो पहली बात तो मैं इस लाइनअप से ज़्यादा इंप्रेस्ड हुई नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ 7 बैट्समैन है इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट प्लेयर, और उसमें 7वां बैट्समैन हम राशिद खान को मान के चल रहे हैं. तो बैटिंग डेप्थ की तो धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, क्लियरली धज्जियाँ उड़ी हुई हैं. ठीक है. देन वी विल सी हाउ सिर्फ 6 बॉलिंग ऑप्शंस भी हैं, बिकॉज ऊपर कोई ऑलराउंडर है नहीं. तेवतिया एक ऑलराउंडर थे, उनसे बॉलिंग होती नहीं है अब. तो सिर्फ 6 बॉलर्स हैं एंड 7 बैट्समैन हैं. इम्पैक्ट प्लेयर के होने के बाद भी अगर आपके पास इतने कम ऑप्शंस हैं तो मतलब आप डेप्थ सीरियसली लैक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लैक कर रहे हो डेप्थ. काइंड ऑफ लाइक राजस्थान रॉयल्स. एंड राजस्थान रॉयल्स इज स्टिल सच अ ग्रेट टीम बिकॉज उसके इंडिविजुअल्स अलग ही लेवल के हैं. गुजरात डज नॉट हैव दैट लग्जरी. सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा मिस आउट कर रहे हैं ये लोग. बैलेंस इनका थोड़ा ऑफ चल रहा है. एंड सो इसके बाद हम लोग एक बात करते हैं विच इज़ कि यार देखो गुजरात को अगर मैच जीतने के लिए खेलना है तो अलग बात है. आई थिंक दे कैन गो विद दिस लाइनअप. अगर मैच क्वालिफाई करने के पर्सपेक्टिव से खेलना है ना, विच मीन्स कि इन्हें नेट रन रेट अपनी बहुत इंप्रूव करनी है. बहुत का मतलब ये मैच जीतना है 100-200 रन से. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में. अगर उस मार्जिन से जीतना है एंड उसके लिए ट्राई करना है तो भाई टीम में एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला लो, फिर एक बॉलर को सैक्रिफाइस कर दो. इम्पैक्ट प्लेयर पे एक बैट्समैन को लेके आओ एंड दैट वुड बी नन अदर दैन विजय शंकर. आई एम सरप्राइज मैं विजय शंकर का नाम ले भी रहा हूँ, बट इट इज़ अ फैक्ट. और किसको लेके आओगे आप अभी जो कि प्रूवन है, जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है अगेंस्ट केकेआर, जिसका अच्छा रिकॉर्ड रहा है. आई थिंक विजय शंकर को अगर आपको जेन्युइनली गेम मतलब रिस्क पे जाना है ना कि या तो जीतेंगे तो 100 से जीतेंगे वरना नहीं जीतेंगे, उस रिस्क पे जाना है तो आई थिंक विजय शंकर को खिलाना पड़ेगा. एंड मैं बताता हूँ क्यों इस रिस्क पे जाना चाहिए. बिकॉज इस रिस्क पे अगर तुम नहीं गए और गेम जीत गए तो भी कोई फायदा नहीं है, तुम क्वालिफाई नहीं करोगे. तो इससे अच्छा रिस्क लेकर ही खेल लो. हार गए तो वैसे भी क्वालिफाई नहीं कर रहे, कौन सा जीते कर जाते हैं. बट अगर 100 रन से जीत गए तो फिर चांस है भाई लास्ट मैच पे क्वालिफाई करने का. तो आई थिंक मैं तो ये कहूँगा कि इम्पैक्ट प्लेयर पे डिच अ बॉलर एंड ऐड अ बैट्समैन इन विजय शंकर. एटलीस्ट गिव योरसेल्फ अ चांस. नहीं होता 100 रन से, चलो 10 रन से ही जीता होगे, बट कोई शर्मिंदगी तो नहीं होगी ना इस बात की बाद में कि यार हमने ट्राई नहीं करा. तो ये मैं कहूँगा इन लोगों के लिए. एंड लास्टली गो ऑल आउट विद योर बैटिंग. मुझे देखो अब वो बात सोचने की गई कि बैटिंग में डेप्थ नहीं है, ये नहीं है, पूरा सीजन निकल गया, ये पहले इंप्रूव करना चाहिए था.
अब नहीं है तो भाड़ में गई बैटिंग डेप्थ। हम खेलेंगे तो यही सोचे कि हमारे टीम में 11 में से 9 बैट्समैन है। ये अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि वंस अगेन जीतने का फायदा तभी है जब आप बहुत बड़े मार्जिन से जीतो, एंड उसके लिए बैट्समैन को स्टार्टिंग से बहुत एक्सप्लोसिव खेलना पड़ेगा। सो प्ले विद दैट इंटेंट। इफ इट डज नॉट पे ऑफ देन यू कुड एडजस्ट प्रॉब्ली समवेयर, नोइंग कि आप प्रॉब्ली गेम नहीं जीतने वाले, या फिर जीतोगे भी तो मैटर नहीं करेगा। बट अगर आप पहले से ही वो मान के चल रहे हो तो फायदा ही क्या है खेलने का। सो शुभमन गिल ने बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कही थी हर्षा भोगले को कि कुछ ऐसा ना कि प्रेजेंटेशन में कुछ कहा था कि डोंट थिंक लाइक दैट अबाउट GT when they are playing, something like that. So देखते हैं खड़े उतरते हैं अपनी बातों पे कि नहीं। बट गोइंग विथ KKR नाउ, आई थिंक KKR के लिए मैं सबसे पहले नारायण को ओपनिंग कराऊंगा ऑफ कोर्स, साथ में अब आएंगे गुरबाज, एंड ये क्यों है भी डिस्कस करते हैं। गुरबाज ओपनिंग करेंगे, नंबर 3 पे नीतीश राणा होंगे मेरे लिए, फिर श्रेयस अय्यर, फिर रिंकू, फिर वेंकी, रसल रमनदीप स्टार्क होंगे हमारे लोअर मिडिल ऑर्डर में, फिर हर्षित राणा और वैभव आ जाएंगे एज पेसर्स, इंडियन पेसर्स, एंड इम्पैक्ट प्लेयर पे वरुण चक्रवर्ती। ऑफ कोर्स इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, विच बेसिकली मीन्स कि सिर्फ एक चेंज होने वाला है गुरबाज का, ठीक है। एंड ये अब हम लोग स्ट्रैटेजी में डिस्कस करते हैं क्यों। देखो अभी तक जैसा लग रहा है देखने में आसार, मोस्ट लाइकली इंग्लैंड प्लेयर्स जा ही रहे हैं। वो जब बातें चल रही थी कि BCCI ट्राई कर रही है ECB से नेगोशिएट करने का, अभी तक मैंने जितना कमेंटेटर से सुना है ऐसा सुन के तो लग रहा है कि ये नहीं होने वाला, ठीक है। अब हो जाए तो अच्छी बात है, बट सुन के ऐसा लग रहा है कि नहीं होने वाला है। एंड अगर नहीं होने वाला है तो मैंने अभी इस सेगमेंट के स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन करा कैसे KKR का ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड है टॉप 2 में आना, मैथमेटिकली कन्फर्म्ड ही है ऑलमोस्ट। तो अब 2 मैचेस की लग्जरी हमारे पास। तुम ये सोच रहे हो हम कितनी बड़ी, हमें कितना ग्रेटफुल होना चाहिए एज KKR फैंस, कितनी बड़ी लग्जरी पे हम बैठे हुए हैं कि यूजुअली टीम्स क्या सपने सोचती हैं कि यार 1-2 मैचेस हाथ में मिल जाए और हम प्लेऑफ्स के लिए कंफर्म हो जाए, क्वालिफाई कर जाए पहली। हमने क्या करा, हमने टॉप 2 कंफर्म कर दिया भाई, प्लेऑफ्स तो छोड़ो। कितनी बड़ी लग्जरी है हमारे पास, एंड इट वुड बी सच अ क्राइम इफ वी डोंट मेक यूज ऑफ दिस लग्जरी। राजस्थान रॉयल्स ये अफोर्ड नहीं कर सकती भी बटलर के साथ, बिकॉज उनका टॉप 2 लाइन पे लगा हुआ है। हम कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी लग्जरी है हमारे पास, एंड वी शुड मेक यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। आई थिंक वी शुड गो विद गुरबाज नाउ if he has to play in the playoffs, if Salt is not stopping for the playoff phase for the next week. Next point is going to be stick to the winning combo, which is why I have not made any other changes. कई लोग सजेस्ट कर रहे थे कि मैं देखे थे कमेंट्स कि इनको बेंच कर दो, उनको बेंच कर दो, वैभव को बेंच कर दो, ऐसा कर दो, अब ब्रेक दे दो। मेरा आंसर वही है, डोंट ट्राई टू फिक्स व्हाट इज नॉट ब्रोकन। जो टीम की विनिंग कॉम्बिनेशन और रिदम बैठी हुई है ना, the worst thing you can do right now is to bench some players from that team and break that rhythm completely. बिल्कुल भी मत करना ये गलती। मैं समझता हूं रेस्ट देने का मन है, ये है वो है, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अभी टीम जीत रही है, सिर्फ और सिर्फ 4 और मैचेस की बात है। कई सारे प्लेयर्स तो KKR में से, इनफैक्ट KKR में से तो शायद कोई भी नहीं है ना वर्ल्ड कप स्क्वाड में, रिंकू तो रिजर्व्स में, तो कोई बहाना भी नहीं है भाई वर्ल्ड कप खेलने का। इफ यू रियलिस्टिकली सी दैट, इंडियन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, 7 तो इंडियन ही होते हैं। तो मुझे लगता है वो रेस्ट भाई अब अगले हफ्ते के एंड पे कर लेना ना, 2 ही हफ्ते की तो बात रह गई है, पूरे 1.5 महीने निकाल दिए, कोई ज़रूरत नहीं है रेस्ट लेने की। डोंट ब्रेक द रिदम, स्टिक टू व्हाट हैज़ बीन वर्किंग फॉर यू। वैभव वगैरह के लिए जो लोग कह रहे हैं कि यार वो रिदम नहीं बन रही, उसके रिदम में प्रॉब्लम नहीं है। हिज इशू इज़ वो हर मैच में 2-3 ओवर बड़े अच्छे डालता है, सिर्फ 1 ओवर में मैसअप करता है वो। ही इज़ बैड इन पैचेस, ही इज़ मोस्टली गुड, जस्ट बैड इन पैचेस। एंड ऐसे में कोई इशू नहीं है, वो चीज़ आपको बेंच करने से फिक्स नहीं होगी। बेंच आप प्लेयर को तब कर दो जब उसका पूरा दिन ही खराब जा रहे होते हैं, कि आप रिदम को एकदम कट ऑफ कर दो, मोमेंटम को कट ऑफ कर दो, फिर 0 से स्टार्ट करो फ्रेश। वैभव की जरूरत नहीं है। सिमिलरली फॉर द अदर प्लेयर्स हु आर नॉट परफॉर्मिंग, तो आई थिंक दे शुड स्टिक टू द विनिंग कॉम्बो। नेक्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी एंड इट इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रिटिकल वन। देखो मैंने क्या कहा, प्लेइंग 11 में चेंजेस ना करो, बट प्लेइंग 11 के अंदर जो रोल्स है ना उनको मॉडिफाई कर सकते हो। इससे मेरा क्या मतलब है, use these 2 games as an opportunity to give more confidence to players who have not been at their best right now, like Vaibhav, like Mitchell Stark, like Rinku Singh, like Shreyas Iyer. Let these guys bowl the main overs, let these guys bat up the order. इनको एक्सपीरियंस लेने दो, इनको बॉल थोड़ी कंज्यूम करके अपने रिदम में आने दो, फॉर्म में आने दो, गेम का होल्ड लेने दो। ये है स्ट्रैटेजी।
प्लेइंग 11 का ढांचा चेंज मत करो, बट प्लेइंग 11 के अंदर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, उसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। इसी बहाने जो बाकी बैट्समैन है परहैप्स, जिनको अगर रेस्ट चाहिए तो वो बैटिंग नहीं करेंगे, वो बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं भाई, इनको पहले बैटिंग करने दो। बॉलिंग में जो ज़्यादा वर्कलोड ले रहे हैं, जो 4-4 ओवर डाल रहे हैं, ना डाले भाई। स्टार्क ने पिछले मैच में 1 ओवर डाला था, आज डाल ले 4 ओवर। तो स्टार्ट गिविंग कॉन्फिडेंस टू द प्लेयर्स हु आर डेफिनेटली गोइंग टू प्ले इन द प्लेऑफ्स, बट डोंट बेंच देम। दिस शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर केकेआर। ज़्यादा बाकी फिर मैं और कुछ कहूँगा नहीं, बिकॉज इट डज नॉट मैटर दैट मच। तो द की बैटल्स नाउ, द फोर्थ सेगमेंट, यहाँ पे सबसे पहला जो की बैटल होने वाला है वो है मिचेल स्टार्क और शुभमन गिल का। आई एम जेन्युइनली क्यूरियस टू सी शुभमन गिल फाइनली कमिंग बैक इन फॉर्म। अहमदाबाद में मैच होने वाला है। स्टार्क को, एज आई हैव सेड, आई वुड लव फॉर हिम टू बोल 4 overs एंड बोल एज मच फ्रीली with a lot of heart, with no pressure of failure. Put it as much as possible. कोई बात नहीं, तुम 6 चौके खा गए और में कोई फर्क नहीं पड़ता, मैच हार जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो राजस्थान वैसे भी हमसे 1 मैच ज़्यादा हारी हुई है, तो बस 1 मैच का हेडवे है वैसे भी, प्लस नेट एंड नेट इज अनरियल। मैं चाहता हूँ एवरी सिंगल प्लेयर ऑफ केकेआर शुड प्ले दिस गेम विद फ्रीडम, एंड सो शुड GT, but for different reasons, because they have nothing to lose. And KKR does not care about losing right now. So Mitchell Stark with Shubman Gill in the power play is going to be a very interesting battle. जो भी एक दूसरे को डोमिनेट करेगा उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा, तो ये देखने में बड़ा मजा आएगा। नेक्स्ट इज सुदर्शन, साई सुदर्शन वर्सेस वरुण चक्रवर्ती। साई सुदर्शन को हमने देखा कैसे पावर प्ले में बहुत स्लो स्टार्ट करते हैं, बट उसके बाद मिडिल ओवर्स में टेक ऑफ करना शुरू करते हैं। हमने ये पिछले मैच में 100 वाले मैच में दिखा था। एंड मिडिल ओवर्स में केकेआर ने जो पिछले 2-3 मैचेस में बॉलिंग करके दिखाई है, एवर सिंस दैट पंजाब गेम, इट हैज़ बीन अनरियल। एंड उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है वरुण चक्रवर्ती, जो कि पर्पल कैप की रेस में चल रहे हैं अभी। आई थिंक वरुण चक्रवर्ती हैज़ इवन ओवरटेकन नारायण एज द मोस्ट थ्रेटनिंग बॉलर राइट नाउ फॉर केकेआर। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ये, एंड स्टैट्स प्रूव इट। मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती अगेंस्ट साई सुदर्शन टू ब्रेक दैट ओपनिंग पार्टनरशिप और get his wicket in the middle overs, going to be very crucial, could restrict the total of Gujarat Titans to a large extent. बहुत फर्क पड़ सकता है इससे। नेक्स्ट बैटल इज गोइंग टू बी डेविड मिलर वर्सेस आंद्रे रसेल द बॉलर। ये मैं आंद्रे रसेल को एज अ बॉलर पहली बार शायद यूज़ कर रहा हूँ की बैटल्स में, या रहा था सेकेंड टाइम, लास्ट टाइम मैंने स्काई के लिए यूज़ करा था। क्योंकि सिंपली बिकॉज हाउ डू इग्नोर हिम। हर बार वो बंदा 10वें ओवर में आके एक बहुत इंपॉर्टेंट विकेट ले लेता है अपने पहले ओवर के अंदर ही। As I've said before, this has been the most clutch season by a KKR bowler like Andre Russell rather ever. Andre Russell की KKR करियर में सबसे ज़्यादा क्लच सीजन गया है बॉल के साथ ही। And if he gets us that wicket of David Miller, there's quite frankly not a lot of power hitters left in the team. मैथ्यू वेड कितने फॉर्म में होगा हमें पता नहीं है। राशिद खान एंड तेवते को हम कितना बैक करना चाहते हैं अगेंस्ट आवर स्पिनर्स, आई थिंक वी कुड हैव एन अपर हैंड परहैप्स। सो डेविड मिलर, अ प्रूवन फॉरेन पावर हिटर, उसको अगर आउट कर दे रसल विद द नैक ऑफ गेटिंग अ ग्रेट विकेट इन दिस फर्स्ट ओवर इटसेल्फ, कुड बी अ बिग डेंट ऑन द एक्सेलरेशन प्रोसेस ऑफ गुजरात टाइटंस। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी रसल द बैट्समैन वर्सेस मोहित शर्मा द बॉलर। देखो मोहित शर्मा ने लास्ट मैच में थोड़ी अच्छी बॉलिंग करके दिखाई है, बट इन सेइंग दैट आई थिंक इट इज सेफ टू अज्यूम कि उससे पहले के 3-4 मैचेस बहुत ही हॉरेंडस गए हैं। ही हैज मेड द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेल इन द हिस्ट्री ऑफ IPL। 70-75 कुछ रन दिए थे उन्होंने डीसी के अगेंस्ट, एंड वो बंदा डेथ ओवर्स में डेफिनेटली बॉलिंग करने वाला है। एंड रसल का खुद का फॉर्म कुछ बहुत अच्छा रहा नहीं है बैट के साथ। दिस कुड बी द आइडियल सिचुएशन फॉर रसल टू रीगेन हिज फॉर्म जस्ट बिफोर द प्लेऑफ्स, एंड फॉर मोहित शर्मा टू टेस्ट हिमसेल्फ अगेंस्ट अ प्रूवन फिनिशर, once again reaffirm his form that he probably showed a glimpse of in the last game. बहुत बढ़िया बैटल होने वाला है, ये मुझे लगता है बहुत बड़े एक्सटेंट तक डिसाइड कर सकता है कि केकेआर किस टोटल के साथ फिनिश करती है, स्पेशली अगर पहले बैटिंग आ रही है तो बहुत फर्क पड़ेगा इस बैटल से। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल्स इन दिस गेम फॉर श्योर। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी नारायण द बैट्समैन वर्सेज नूर अहमद द बॉलर। देखो नारायण डेफिनेटली ओपनिंग करेंगे तो पावर प्ले में यूजुअली पेसर्स को ही पहले फेस करेंगे, हो सकता है उस पर आउट भी हो जाए, बट I am tempted to pick this one as a key battle because if Narayan happens to survive the power play, he will definitely be having at least 30-40 runs of his own, and टीम के भी 6 ओवर में 70-80 रन होंगे। And उस मोमेंट पे यूजुअली आते हैं नूर अहमद बॉलिंग करने के लिए, यूजुअली बिफोर राशिद खान हिमसेल्फ।
एंड उस 6 से 10 ओवर के फेज में क्या वो नारायण को आउट कर सकता है? बिकॉज अगर वो 10वें ओवर तक टिक गया तो नारायण डेफिनेटली 80-90 रन तो मारता ही मारता उसके बाद. ये ट्रैजेक्टरी रही है उसकी. इफ ही सर्वाइव्स द 10th ओवर ही एटलीस्ट स्कोर्स 80 to 90 रन. मतलब उसके इंडिविजुअल स्कोर जो होता है वो इतना होता है. एंड फिर देयर इज नो लुकिंग बैक फॉर केकेआर. फिर तो वो टेक ऑफ कर ही जाते हैं. आई थिंक नूर अहमद के ऊपर ही बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है. प्लस बीइंग अ लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, चाइनामैन है वो एक. बड़ा मजा आएगा देखने में नारायण कैसे टैकल करता है. समथिंग दैट ही हैज नॉट टैकल्ड येट इन दिस सीजन सो फार. एंड लास्टली नीतीश राणा वर्सेस राशिद खान. राशिद खान वुड बी फॉलोइंग आफ्टर नूर अहमद और मे बी साइमल्टेनियसली. एंड नीतीश राणा अगर ऊपर बैटिंग करने के लिए आते हैं, एज आई सेड इन माई स्ट्रैटेजी, आई वांट द बैट्समैन हैव नॉट गॉटन सो मच टाइम टू बैट इन दिस गेम. उनको टाइम दो. एंड सो नीतीश राणा शुड बी एट नंबर 3 इन माई ओपिनियन. लेग स्पिनर राशिद खान लाइक्स टू अटैक विद द स्पिन. रिवर्सिव वगैरह खेलने का भी बड़ा शौक रखते हैं नीतीश राणा. देखने में मजा आएगा राशिद खान को कैसे टैकल करते हैं. दिस मे नॉट हैव अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन द गेम, दिस बैटल पर्टिकुलरली, बट फॉर द इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव ऑफ बोथ द प्लेयर्स, उनके मायने से ये बहुत बैटल मैटर कर सकते हैं बैटल. एंड लास्टली गोइंग टू द प्रिडिक्शंस. ठीक है, देखो लॉजिकली तुम केकेआर हेटर भी हो तो भी तुम एक्सेप्ट करोगे कि लॉजिकली आंसर केकेआर ही है. सो आई थिंक यहाँ पे कोई सरप्राइजेस नहीं है. बट इन वॉट सर्कमस्टांसेस कैन केकेआर लूज दिस गेम? नंबर 1, टॉस जीत के जीटी चेस करती है. टॉस केकेआर हार जाती है. ऑल्दो केकेआर टॉस हार के मैचेस जीत रही है, बट आई थिंक अगर केकेआर चेस करेगी ना तो पक्का ही जीतने वाली है. इफ देयर सम चांस तो आई थिंक जीटी अगर चेस कर रही हो तो बेटर चांस उनके पास रहेगा. सो नंबर 1, जीटी चेस कर रही हो एंड राशिद खान और नूर अहमद का एक्सेप्शनल गेम जा रहा हो वेयर दे हैव कंप्लीटली रैटल्ड द मिडिल ऑर्डर ऑफ केकेआर. अगर ये दोनों चीज़ें साथ में नहीं हो रही है ना तो आई थिंक बहुत मुश्किल हो जाएगा जीटी के लिए मैच जीतना, बहुत ज़्यादा. एंड सो आई एम गोइंग विद 80% केकेआर एंड 20% जीटी. 20% आई विल गिव टू जीटी आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द बॉलर्स दैट दे हैव. बैट्समैन का मुझे इतना थ्रेट लग नहीं रहा पर्सनली, बट केकेआर इज टू स्ट्रॉन्ग मैन. आई थिंक अगर हारती केकेआर आज तो does not matter, but it will be a surprise to me for sure. So moving on to the last segment of this video, which is Rajasthan Royals versus Punjab Kings preview. ये मैच मैं सोच रहा था कि मैं प्रीव्यू करूँ ना करूँ, एंड जब मैंने फिर शाम के मैच का रिजल्ट देखा कि चेन्नई ने राजस्थान को हरा दिया है, तब मैंने सोचा नहीं भाई अब तो प्रीव्यू करना पड़ेगा. बिकॉज राजस्थान रॉयल्स का एकदम सी सिचुएशन बड़ा वियर्ड सा हो गया एंड काफ़ी लोग अब वो चोकर वाले टैग्स लाना शुरू कर दिए. एंड आई अंडरस्टैंड वेयर दे कमिंग फ्रॉम, बिकॉज 3 मैचेस लगातार आप हार रहे हो. इससे पहले आप पूरे सीजन नंबर 1 थे. अब एंड में आके जहाँ पे आपको पीक करना चाहिए वहाँ पे आके आप डिप करना शुरू कर दिए. इस मोमेंटम के साथ तो आप नॉकआउट में ही बाहर हो जाओगे. सो इट इज़ एब्सोल्युटली फेयर ऑन समवन्स पार्ट इफ दे बिलीव दैट आरआर कुड चोक वंस अगेन, बट आई स्टिल बिलीव राजस्थान रॉयल्स इज अ ग्रेट टीम. आई होप दे डोंट डिसअपॉइंट अस दैट बैड. सो लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस गेम. क्या इसमें राजस्थान रॉयल्स कर सकती है टू मेक अ केस फॉर अ विन, एंड क्या पंजाब कर सकती है टू स्पॉइल द पार्टी. ठीक है, तो फर्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, विच इज द पिच एंड द कंडीशंस. ये मैच गुवाहाटी में होने वाला है एंड यहाँ पे अभी तक इस सीजन में एक भी मैच नहीं हुआ है. ये आखिरी जो 2 मैचेस हैं राजस्थान रॉयल्स के, ये दोनों गुवाहाटी में होंगे. अभी पंजाब से फिर केकेआर से होगा. इनका सेकंड होम ग्राउंड है ये. एंड इस पिच पे काफ़ी हाई स्कोर हमें देखने को मिले हिस्टोरिकली. 198 का एवरेज फर्स्ट इनिंग्स टोटल है यहाँ पे T20s में. इनफैक्ट अगर मैं आपको लास्ट एक मैच याद दिलाऊँ, जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज हुई थी जस्ट आफ्टर द वर्ल्ड कप, जिनको याद होगा, उसमें एक मैच आप याद करना जहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ ने वो 100 मार दी थी, 120 कुछ मार दिए थे. जब मैक्सवेल ने लास्ट ओवर डाला था उसमें 30 रन खा लिए थे. एंड फिर उसी मैच में मैक्सवेल ने बाद में खुद 100 मार दिए थे और ऑस्ट्रेलिया को जिता दिया था. 223 रन चेस कर दिए थे इंडिया के. ये वो वाले मैच की बात कर रहा हूँ मैं. वो यहाँ पे हुआ था इस स्टेडियम में. तो ये स्टेडियम नेचुरली काफ़ी हाई स्कोरिंग रहा है एंड नो डाउट यहाँ पे टॉस जीत के आपको बॉलिंग ही करनी चाहिए. आई थिंक यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होने वाला. राजस्थान रॉयल्स का मोर पर्टिकुलरली आई वुड से दैट इट इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू विन द टॉस एंड चेज है, बिकॉज जैसी विकेट है चेज यहाँ पे टारगेट अच्छे हो सकते हैं. तो फालतू आप पंजाब को गेम में लेके आ रहे हो अगर वो चेज कर रहे हैं तो, अनलेस बीसीसीआई अपना जादू करती है कुछ एंड पिच को धीरे कर देती है, जैसे कि हर देश कह रहा हूँ हर शहर में करा हुआ है देश के, तो अलग बात है. बट हिस्टोरिकली दिस इज अ वेरी हाई स्कोरिंग गेम. एंड सो लेट्स मूव टू द सेकंड सेगमेंट विच इज द हेड टू हेड रिकॉर्ड. 27 मैचेस हुए हैं पंजाब और राजस्थान के बीच में. यहाँ पे 16 बार राजस्थान रॉयल्स जीती है, 11 बार पंजाब जीती हुई है,
तो रिकॉर्ड इज क्वाइट हेविली इन फेवर ऑफ राजस्थान रॉयल्स, क्वाइट कंफर्टेबल लीड है। बट आखिरी 10 मैचेस की बात करी जाए तो यहाँ पे 6 बार राजस्थान जीती है और 4 बार पंजाब जीती है। नाउ दिस इज अ बिट क्लोज। एक मैच राजस्थान हार गई होती है, पंजाब जीत गई होती है, तो 5-5 हो चुका होता। द थिंग वंस अगेन टर्न्स टू आरआर's फेवर जब हम देखते हैं कि यार आखिरी के 5 मैचों में ना 4 बार राजस्थान रॉयल्स जीती हुई है, सिर्फ एक बार पंजाब जीती है। एंड नाउ दिस टेल्स अस कि हिस्टोरिकली बहुत हैवी फेवर है राजस्थान रॉयल्स का, एटलीस्ट रीसेंट हिस्ट्री पे जाया जाए तो। पंजाब के लिए एक जो खुशखबरी है वो ये है कि इस ग्राउंड पे इन दोनों टीम्स ने एक दूसरे के अगेंस्ट एक भी मैच नहीं खेला है। तो दिस ग्राउंड कुड ऑफर एज अ बेस फॉर फ्रेश हिस्ट्री टू बी क्रिएटेड। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है पंजाब के लिए। बट अगर हम लोग रीसेंट हिस्ट्री पे जाएं तो राजस्थान रॉयल्स का बोला बाला रहा है। इनफैक्ट इसी सीजन का अगर आप पहला मैच जो इनके बीच में हुआ था उसको याद करो तो पंजाब बड़ा क्लोज थी, बट फिर अर्शदीप वगैरह ने फुल टॉस में फेंक के हेटमायर को उसने 10 बॉल पे 27 रन मार के जिता दिया था, चेस करवा दिया था टोटल। पंजाब क्लोज आ गई थी उस मैच में, फिर भी राजस्थान जीत गई थी। सो वही क्वालिटी का फर्क होता है। पंजाब हैज अ हैबिट ऑफ बॉटलिंग एक्सेप्ट केकेआर। सो देखते हैं क्या होता है। बट मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज द प्लेइंग 11। पंजाब की बात करते हैं। प्रभ सिमरन एंड बेस्टो शुड बी ओपनिंग फॉर मी। राइली रूसो 1 डाउन पे आएंगे, शशांक नंबर 4 पे आएंगे। इन चारों में कोई चेंज नहीं होने वाला है। उसके बाद नंबर 5 में मैं चाहता हूँ आशुतोष को लाया जाए। मुझे लगता है उसको अंडर यूटिलाइज कर रहे हो आप नीचे लाकर। सिर्फ पावर हिटर नहीं है वो, ही कुड continue with that strike rate for a longer period of time. Let him bat up the order. Anyway, Jitesh and Sam Curran are not working at that position. तो मुझे समझ में आता उनको क्यों भेजते उतना ऊपर। आशुतोष को ऊपर भेजो, उसके बाद सैम करन को लेके आओ। नंबर 7 पे जितेश को लाया जाएगा। जितेश को भी मैं इससे ला रहा हूँ बिकॉज बंदा इंडिया के लिए खेला हुआ है, कोई बहुत बड़ा ऑल्टरनेटिव है नहीं। एंड सेकेंडली शायद लॉ ऑफ एवरेजेस पॉजिटिवली अफेक्ट कर जाए जितेश को कि इतने सारे बुरे मैचेस जाने, शायद एक अच्छा मैच आ जाए। मैं तो उस पर्सपेक्टिव से लेके चल रहा हूँ। उसके बाद हरप्रीत ब्रार, हर्षल पटेल एंड रबाडा एंड अर्शदीप, ये 4 बॉलर्स होंगे और आधा इसमें से 2 तो ऑलराउंडर्स ही हैं, ब्रार और हर्षल पटेल। ब्रार और रबाडा का वापस आना बहुत ज़रूरी है, क्यों बताऊंगा अभी। इम्पैक्ट प्लेयर में राहुल चहर आ जाएंगे हमारे। अब देखो यहाँ पे रबाडा और ब्रार दोनों मिस आउट करे थे बैंगलोर वाला गेम और 240+ कंसीड करे थे इन लोगों ने। एंड वो बहुत ही घटिया डिसीजन था पंजाब के मैनेजमेंट के पार्ट पे, बिकॉज आई कुड नॉट अंडरस्टैंड क्या सोच समझ के आपने अपने 2 मेन बॉलर्स को बाहर कर दिया। ब्रार एंड रबाडा शुड डेफिनेटली प्ले, एंड इसी के चलते हुए प्लेइंग 11 में लिविंगस्टोन नहीं थे बिकॉज सैम करन तो खुद कैप्टन है, रबाडा हो गए, फिर बेस्टो एंड राइली रूसो हैव बीन बैटिंग डिसेंटली वेल, सो आई थिंक वो दोनों आ जाते हैं नेचुरली। शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर बॉलिंग, विच इज़ वाई सैडली केवरप्पा, आई थिंक मैं नाम से प्रोनाउंस कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कावेरप्पा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कावेरप्पा को आइडियली तो यार गेम खेलना चाहिए था बिकॉज ही वॉज वेरी प्रॉमिसिंग अगेंस्ट आरसीबी। विराट कोहली के 2 कैचेस भी छूट गए थे बेचारे के ओवर में। बट जो कॉम्बिनेशन है, आई मीन हरप्रीत ब्रार एंड रबाडा को आप मिस आउट नहीं करना चाहोगे इस विकेट पे, स्पेशली हाई स्कोरिंग विकेट है ये। एक चीज़ यहाँ पे हो सकती है कि आइडियली शायद अर्शदीप सिंह की जगह कावेरप्पा को स्टार्ट कराया जा सकता था, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, तो अर्शदीप सिंह ही स्टार्ट करने वाले हैं, विच अनफॉर्चुनेटली मीन्स कि एटलीस्ट कावेरप्पा विल मिस आउट इन माई लाइनअप। दैट इज हाउ आई सी इट। मूविंग फॉरवर्ड और स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स क्या हैं? दीपक चहर को डोंट सेव हिज ओवर्स फॉर द डेथ फेज। आखिरी के जो 5 ओवर होते हैं वहाँ पे ज़बरदस्ती दीपक चहर कह रहा हूँ बाबा मैं, राहुल चहर से बॉलिंग मत कराना, बिल्कुल मत कराना। हमने आरसीबी के अगेंस्ट से प्रॉब्लम देखी थी। देखो चेन्नई वगैरह के अगेंस्ट हमने कर दिया था, पिच थोड़ी हेल्प कर रही थी, समझ में आता है, बट हर मैच में नहीं करेगी। एंड अगर ये पिच जो हिस्टोरिकली प्ले आउट करते आ रही है वैसी करती है तो राहुल चहर की अच्छी खासी पिटाई होगी डेथ ओवर्स में, अच्छी खासी। तो राहुल चहर और हरप्रीत ब्रार के ओवर्स आपको 15वें ओवर तक खत्म करा देने हैं। आखिरी के 5 ओवर के लिए रबाडा है, सैम करन है, अर्शदीप है, हर्षल पटेल है, 4 पेसर्स पड़े हुए हैं आपके पास, उनसे बॉलिंग कराना। ज़बरदस्ती स्पिनर्स को डेथ ओवर में बॉलिंग मत कराना। राजस्थान रॉयल्स के बैट्समैन वैसे ही बहुत तगड़े हैं, तो वो रिस्क लेना ही नहीं है, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू राजस्थान रॉयल्स, यहाँ पे मैं बात करूँगा प्लेइंग 11 की। जायसवाल, बटलर, वन सेकेंड, बटलर अगर प्लेऑफ्स में नहीं होंगे तो आइडियली तो उनका रिप्लेसमेंट को ट्राई करना चाहिए था, बट अब राजस्थान वो लग्जरी अफोर्ड कर नहीं सकती बिकॉज अभी टॉप 2 कंफर्म नहीं हुआ है। केकेआर ही कर सकती है, अभी हमने डिस्कस करा जैसे। सो बटलर एंड जायसवाल विल हैव टू स्टार्ट, सैमसन एट 1 डाउन ऑफ कोर्स, पराग एट 2 डाउन, उसके बाद ध्रुव जुरेल आ जाएंगे। फिर मैं हेटमायर को लेके आऊँगा इफ़ ही इज़ फिट, अगर वो फिट नहीं है, कोई इशू है तो पॉवेल आ सकते हैं। शुभम दुबे को मैं स्टार्ट नहीं करूँगा, क्यों मैं बताता हूँ। फिर अश्विन आएंगे, फिर आवेश खान, ट्रेंट बोल्ट, संदीप एंड चहल। इम्पैक्ट प्लेयर पे या तो नांद्रे बर्गर
या तो शुभम दुबे, ये चॉइस है आपके पास। क्यों, कब, बताता हूँ अभी। पहली बात तो हिटमायर की जगह मैं पॉवेल लेके आऊँगा, बिकॉज आई थिंक शुभम दुबे ने देखो वो दिल्ली वाले मैच में डिसेंट बैटिंग करी थी, बट वन सेकेंड फील्ड अगेंस्ट CSK। मुझे लगता है कि आई वुड रादर गो विद अ मोर ट्रस्टेड पावर हिटर, एंड ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको भी बताऊँगा अभी। मुझे ज़्यादा रिलायंस चाहिए वहाँ पे हिटमायर वाले प्रोफाइल का कोई बंदे के ऊपर, बिकॉज एंकर रोल तो पराग भी खेल लेगा, ध्रुव जुरैल भी खेल लेगा, अश्विन भी सिंगल निकाल के दे देगा। एक एक्सप्लोसिव हिटर डाउन द ऑर्डर कौन है? क्या शुभम दुबे वो रोल फुलफिल कर सकता है हिटमायर के एब्सेंस में? आई डाउट। आई थिंक पॉवेल हैज़ द बेनिफिट ऑफ सम रॉ पावर एज वेल, नाइस बैट फ्लो। आई वुड रादर बैक हिम देयर। एंड सेकेंड जो पॉइंट इज रिलेटेड, विच इज की वाई पॉवेल ओवर शुभम दुबे एनी वे। आई वॉन्ट राजस्थान रॉयल्स टू प्ले दिस गेम फ्रीली। मुझे लगता है जो पिछले 3 मैचेस का कर्स चल रहा है उसको तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि निडर होके खेलो, खुल के खेलो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा देखा जाएगा। एंड पंजाब से बेटर टीम है नहीं ये चीज़ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। जो डर बैठ जाता है ना राजस्थान रॉयल्स के दिमाग में कि डेप्थ नहीं है तो हमें कैलकुलेट करके खेलना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, जो कि हमने CSK वाले मैच में भी देखा। It is ultimately exposing the weakness that everybody including me has been pointing out since the beginning of the season. बैटिंग में डेप्थ नहीं है ना तो फिर हर बैट्समैन को सोच समझ के खेलना पड़ेगा कि विकेट लूज नहीं कर सकते, एंड उस मामले में फिर वो बंदा रिस्क नहीं ले पाता ज़्यादा, सो रन नहीं बनते ज़्यादा। आई वॉन्ट राजस्थान रॉयल्स टू प्ले ऑल गन्स ब्लेजिंग, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड फॉर दैट इफ इट टेक्स फॉर यू टू हैव एन एक्स्ट्रा बैट्समैन एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, सो बी इट। कर दो सैक्रिफाइस बर्गर को, कोई बात नहीं। अगर आप टॉस जीत के या हार के पहले बैटिंग कर रहे हो, आई थिंक डोंट अनाउंस द इम्पैक्ट प्लेयर राइट अवे, जैसे कि इन्होंने CSK वाले मैच में करा, जैसे कि लोग स्टार्टिंग में भी करते थे। आई थिंक दैट्स अ लवली स्ट्रैटेजी टू बैट फर्स्ट विद द करंट प्लेइंग 11। उसमें अगर जरूरत पड़ जाए बाद में तो ऑफकोर्स यू कैन हैव एन अपना शुभम दुबे, बट अगर नहीं पड़ती ज़रूरत देन यू हैव एन एक्स्ट्रा बॉलर इन नांद्रे बर्गर। अब कैच पता है यहाँ पे क्या है? शायद केशव महाराज को भी ट्राई करा जा सकता है। वंस अगेन टोटली डिपेंड्स ऑन द पिच, क्योंकि जो लास्ट मैच हुआ था इनका पंजाब के अगेंस्ट, उसमें केशव महाराज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी थी, 2 विकेट भी लिए थे। सो एक अच्छा मैचअप बन सकता है केशव महाराज के लिए, बट वंस अगेन आई वुड नॉट जस्ट बोल केशव महाराज क्योंकि उनका पिछला मैच अच्छा गया था पंजाब के अगेंस्ट। पिच पे डिपेंड करेगा। सो समवन बिटवीन बर्गर एंड केशव महाराज एज पर द कंडीशंस आई वुड से। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज द की बैटल्स। सबसे पहला की बैटल होने वाला है बेयरस्टो वर्सेस बोल्ट, फॉर ऑब्वियस रीजंस। बेयरस्टो इज दैट गाय जो कि ज़्यादा एक्सपोजिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं पंजाब को ओवर प्रभसिमरन, एंड बोल्ट हैज़ अ हैबिट ऑफ पिकिंग अप अ विकेट इन द फर्स्ट ओवर इटसेल्फ और इन द पावर प्ले एटलीस्ट। अगर ये चीज़ हो पाती है तो वंस अगेन मच मोर प्रेशर ऑन राइली रूसो एंड द डुओ ऑफ आशुतोष एंड शशांक सिंह, बिकॉज बाकी लोग तो कोई परफॉर्म कर नहीं रहे हैं सच। बहुत इंपॉर्टेंट होगा पंजाब को अगर छोटे टारगेट पर रिस्ट्रिक्ट करना है कि उनके पावर प्ले में ओपनर्स को जल्दी आउट करा जाए। अगर पावर प्ले में ओपनर्स चल गए ना, जो कि KKR वाले गेम में हुआ था, तो इनकी मिडिल ऑर्डर में फॉर्म ज़्यादा है नहीं, बट उनको क्वेश्चन मिल गया इस बात का कि पावर प्ले सर्वाइव करके विद अ डिसेंट रन रेट हमें कम ओवर्स के लिए खेलना है, तो कम प्रेशर है विकेट देने का। ये फ़ायदा हो जाता है पंजाब को, तो पावर प्ले में विकेट लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट बीइंग राइली रूसो वर्सेस रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन को हमने देखा ऑफ लेट सैमसन पावर प्ले के अंदर भी यूज़ कर रहे हैं, एंड अश्विन हैज स्टार्टेड पिकिंग अप विकेट्स अगेन। राइली रूसो क्लियरली हैंड्स डाउन दे मेन बैट्समैन राइट नाउ, सबसे ज़्यादा रन बना रहे हैं, सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव भी हैं। अगर उसका विकेट बीइंग अ राइट आर्म ऑफ स्पिनर टू अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, वो मैचअप भी डेफिनेटली संजू सैमसन नेचुरली करेगा ही करेगा। आई थिंक अश्विन विल बोल बिफोर चहल। अगर वो विकेट लेता है राइली रूसो का, इट इज़ वंस अगेन मतलब द गेम देन विल बी कंप्लीटली ऑन द डू ऑफ आशुतोष एंड शशांक, एंड अगर वो आउट हो जाते हैं फिर तो गेम कंप्लीटली किल्ड ऑफ है। सो अ मैसिव चांस फॉर अश्विन एंड राजस्थान रॉयल्स टू किल ऑफ द गेम विद इन 10 overs इफ दे कैन गेट राइली रूसो आउट अर्ली एज वेल। नेक्स्ट पॉइंट बीइंग शशांक वर्सेस चहल। इसमें आप आशुतोष को भी ऐड कर सकते हो आप चाहो तो। माई पॉइंट बेसिकली बीइंग द स्टॉलवर्ड्स ऑफ द मिडिल ऑर्डर ऑफ पंजाब अगेंस्ट वन ऑफ द मोस्ट क्लेवर स्पिनर्स ऑफ दिस जनरेशन। चहल हैज़ नॉट बीन इन ग्रेट फॉर्म ऑफ लेट जब से उनका नाम अनाउंस हुआ स्क्वाड में, एंड ही वुड लुक टू रीगेन हिज फॉर्म अगेंस्ट माइटी पंजाब, जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है खुद भी। इससे बेटर सिचुएशन नहीं हो सकती है कोई। शशांक का विकेट लेंगे तो एज आई सेड ये सब जो क्रूशल नाम है ये सब आउट होते रहेंगे कि करके। पंजाब के बैटिंग में तो दम है नहीं कि सर्वाइव कर पाए इतने सारे ब्लोज को,
तो 2-3 इंपॉर्टेंट विकेट है, पूरी टीम भी खर सकती है. नेक्स्ट वन बीइंग जॉस बटलर द बैट्समैन वर्सेस कगिसो रबाडा. Butler possibly playing his second last game of the season would like to go away with a bang. Plus जायसवाल का जो हॉट एंड कोल्ड फॉर्म है उसके एब्सेंस में हमें एक एटलीस्ट ओपनर का तो फायर करना ज़रूरी है, स्पेशली गिवन वंस मोर की डेप्थ नहीं है बैटिंग में इतनी. तो राजस्थान के पास मुझे लगता है ना सबसे बड़ा इशू ये रहा है कि इन बेचारों का ओपनर कोई रेगुलरली चला ही नहीं है. इफ़ यू सी बार बार प्रेशर आता है सैमसन और पराग पे. दे आर क्वाइट फ्रैंकली एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ऑलवेज ओपनिंग. उसके बावजूद वो लोग इस पोजीशन पे कि सेकंड पे हैं अभी, वो बहुत बड़ी बात है. बट दिस इज ऑल्सो द रीजन वाई दे आर नॉट फर्स्ट एनी मोर, क्योंकि डेप्थ है नहीं बैटिंग में, ऊपर से ओपनर जल्दी आउट हो जाते हैं. तो सारा का सारा प्रेशर तो तुमने वो बचे हुए 3-4 बैट्समैन पे डाल दिया, बीच में सारा प्रेशर डाल दिया. तो कहाँ से सर्वाइव कर जाएंगे यार बार बार, कब तक निकाल लेंगे. लॉ ऑफ एवरेजेस उनके ऊपर भी तो हिट करेगा ना. मैं जायसवाल का नाम इससे नहीं ले रहा बिकॉज मुझे लगता है वो अपना ब्रांड ऑफ क्रिकेट चेंज करेगा भी नहीं, वो वैसे ही खेलने वाला है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट बटलर ऑफ लेट हैज़ लुक्ड मोर in problem as opposed to Jaiswal, if I'm being very honest. So I want to see how Butler retaliates Rabada there. Next one being Sanju Samson versus Harpreet Brar. Purely because of the reason Sanju Samson in the middle overs has anchored RR like nobody else. And anchor का मतलब कि एक जगह पे खड़ा हुआ है. anchor का मतलब ये नहीं कि strike rate कम हो रही है, strike rate तो उसकी सबसे ज़्यादा है भाई. प्लस ही हैज़ बीन वेरी गुड ऑन द स्पिनर्स. इफ आई वॉज नॉट रॉन्ग कुछ टाइम पहले तक उसका रिकॉर्ड था इस साल आईपीएल में एक बार भी स्पिनर्स पे आउट नहीं हुआ था. वो शायद अभी तक है, वो आई एम नॉट श्योर. इफ एनीबडी नोज प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स. वो बंदा अगर हरप्रीत बार को डोमिनेट करता है, द प्रेशर देन इज ऑन राहुल चहर एंड देन सैम करन हैज़ टू स्टार्ट थिंकिंग कि क्या मैं इसके ओवर्स अभी डलवाऊँ बिकॉज हरप्रीत बार अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा, या फिर डेथ के लिए बचा के रखूँ. उस डिलेमा में डालना शुरू कर दोगे आप, फिर वो कैलकुलेटर चालू हो जाएंगे दिमाग के अंदर. आई थिंक ये बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड लास्टली रियान पराग वर्सेस हर्षल पटेल. एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस बैटल, रादर स्पीकिंग अबाउट दिस बैटल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द मिडिल ओवर्स. अगर रियान पराग एंड तक टिकता है, विच ही हैज़ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ, आई एम इंटरेस्टेड टू सी वो स्लोअर यॉर्कर्स कैसे फेस करता है हर्षल पटेल के. हर्षल पटेल ने बेस्ट स्लोअर यॉर्कर्स डाली हैं इस आईपीएल में. बुमराह नहीं है वो बंदा, वो हर्षल पटेल है. सरप्राइजिंग लग रही है बात सुन के, लेकिन ये फैक्ट है. देयर इज अ रीजन व्हाई ही इज राइट अप देयर विद बुमराह इन द पर्पल कैप लिस्ट. एंड पराग हैज नॉट फेस समथिंग लाइक दैट येट. वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या होगा वहाँ पे. क्या पराग एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक फिर से खींच पाएंगे राजस्थान को, जैसे कि चेन्नई के अगेंस्ट करा था, या फिर वो जल्दी आउट हो गए तो क्या राजस्थान रॉयल्स मजबूर हो जाएगी इम्पैक्ट प्लेयर पे एक एक्स्ट्रा बैट्समैन को यूज़ करने पे. सोचने वाली बात है. कमिंग टू द प्रेडिक्शंस नाउ. देखो मुझे लगता है लॉजिकली तो राजस्थान रॉयल्स ही है, बट लॉजिक के बियॉन्ड एक रीज़न और है कि आई थिंक दे हैव अ नेसेसिटी टू विन दिस गेम. अगर ये मैच हार गए ना तो राजस्थान रॉयल्स के ऊपर अनरियल प्रेशर होने वाला है केकेआर के अगेंस्ट. एंड ये प्रेशर क्वालिफाई करने का नहीं है, बिकॉज आई थिंक अगर वो दोनों मैचेस भी हार जाएंगे ना तो भी मोस्ट प्रॉब्ली क्वालिफाई कर ही जाएंगे 99%. पॉइंट इज बॉटलिंग द टॉप 2 after leading till 11 games. That would be a big shame yaar. And you don't want to leave that risk for the last game, that too against KKR. मुझे लगता है ये गेम must win है राजस्थान रॉयल्स के लिए if they want to dream about the top 2. क्योंकि मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर यहाँ से वो टॉप 2 में फिनिश नहीं करते, इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो एलिमिनेटर भी हारेंगे. ये मैच एक डू और डाई मैच की तरह ही होने वाला है राजस्थान रॉयल्स के लिए. पंजाब तो बाहर हो चुकी है, दे डोंट हैव एनीथिंग टू प्ले फॉर रादर देन देयर प्राइड, एंड सो दे कुड प्ले वेरी फ्रीली, दे कुड बी द पार्टी स्पॉयलर्स. बट राजस्थान के लिए बहुत कुछ है स्टेक्स पे, एंड बिकॉज बहुत कुछ स्टेक्स पे है एंड उनकी मैंटेलिटी, एटलीस्ट उनके प्लेयर्स की जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी मैंटेलिटी बड़ी अच्छी लगती है मुझे. आई एम बैकिंग अ सर्टन इंडिविजुअल्स टू स्टेप अप ऑन दिस डे एंड टीम को जिता दे. भले टीम परफॉर्मेंस ना हो, बट अ कपल ऑफ इंडिविजुअल्स कैन स्टेप अप एंड विन द गेम सिंगल हैंडेडली फॉर राजस्थान रॉयल्स. दिस इज देयर स्ट्रेंथ. वो टीम एफर्ट आपको हमेशा देखने को मिलता नहीं राजस्थान से. यूजुअली वो 2-3 लोग अलग से खड़े होकर जिता रहे होते हैं टीम को, बिकॉज इंडिविजुअल्स है ही इतने अच्छे. बट कैसे भी जीतो, ये जीतना ज़रूरी है. अगर मैच जीत जाते हैं देन यू आर मोस्ट लाइकली कन्फर्म फॉर द टॉप 2. फिर वो स्ट्रेस है भी नहीं, बट हारोगे तो फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है. एंड सो इसी मैच में डिसाइड करना है कि हमारी फेट कहाँ पे होने वाली है. फॉर दैट रीज़न आई एम बैकिंग राजस्थान रॉयल्स. अगर राजस्थान रॉयल्स ये मैच हारती है भाई, डूब के मर जाना, मैं सच बता रहा हूँ. 4 मैच लगातार टुवर्ड्स द एंड, इट इज़ अनएक्सेप्टेबल.
सो लेट्स सी क्या होता है. ऑन दैट होपफुल नोट आई एंड टुडेज पॉडकास्ट. होप यू लाइक्ड इट. पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए. हमारे 2 और चैनल्स हैं ब्रो स्पोर्ट्स क्लिप्स के नाम से, जहाँ पे हम लोग इसी पॉडकास्ट की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं कंज्यूम करने के लिए आपके लिए. आई एम ब्रो स्पोर्ट्स लाइव ऑफ कोर्स, हमारा तीसरा चैनल जहाँ पे हम लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं रेगुलरली. सो IPL की मैचेस की लाइव स्ट्रीमिंग होती है, यहाँ पे फुटबॉल की भी होती है, उस पर ज्वाइन करते रहिएगा हमें. एंड जो आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट इस चैनल से ज़रूर देखना चाहिए वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा. इसको भी देखिए, वहाँ पे कमेंट करके बताइए आपको पॉडकास्ट कैसा लगा.